नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी हमारे साथ हैं। पावर ट्रेड में भारतीय बाजार के लिए आज के सत्र में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, कौन सी खबरें हैं जो कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, बेहतरीन रिसर्च और उसी के साथ साथ ढेर सारे टेक अवेज और एक्सक्लूसिव्स लेकर हाजिर हैं हम। ऑफिशियली अर्निंग सीजन, नतीजों के सीजन की शुरुआत आईटी मेजर टीसीएस के नतीजों से हो चली है और अब यहां से ढेर सारे ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस होंगे हमारे सामने दिस मॉर्निंग। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 25,253 के इर्द गिर्द गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड इंडिकेशंस, हल्की फुल्की बिकवाली का दबाव और विदेशी बाजार से संकेत भी कुछ इसी तरह के नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम का असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा, इस सवाल का जवाब खोजने की होगी कोशिश। चलिए आज की 4 बड़ी बातों के साथ शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद एक एक कर आगे बढ़ेंगे। आज बाजार के लिए बड़े संकेतों में सबसे पहले तो विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं कमजोरी है। यूएस के मार्केट्स अमेरिकी बाजारों में बीती रात दबाव के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी में भी हल्का फुल्का सही एक्शन नजर आ रहा है। एशियाई बाजार की अगर बात करें वहां से भी मिले जुले संकेत हैं। ताइवान के बाजारों में आज छुट्टी है। जापान के बाजार निक्केई में कमजोरी का रुझान है। कॉस्पी में करीब 3.5% तक की मजबूती हम जरूर देख रहे हैं। तो मिला जुला या कह सकते हैं कि कमजोरी भरा ग्लोबल सेटअप इस वक्त नजर आ रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई से सोना फिसलता हुआ दिखा है। चांदी में भी हम देख रहे हैं सुरक्षित निवेश के तौर पर काफी मजबूती और नए रिकॉर्ड्स देखने के बाद अब हम देख रहे हैं फिलहाल ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ सोना चांदी का कारोबार। लेकिन कच्चे तेल की चाल में $65 प्रति बैरल के आसपास हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड का हाल। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे टीसीएस के नतीजे। कल बाजार बंद होने के बाद आईटी मेजर टीसीएस के नंबर्स आए। इन नंबर्स के साथ साथ ऑफिशियली अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है। एंड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, Q2 में टीसीएस के अनुमान से बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं हर लिहाज से, हर पैमाने से। और इनफैक्ट एआई एनेबल्ड कंपनी होने की पूरी तैयारी करती हुई कंपनी, इसी के चलते ढेर सारे डेवलपमेंट्स भी कंपनी ने किए हैं। बुलेटिन में आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वहीं टाटा एलेक्सी के नतीजों पर भी नजर रही। मुनाफा करीब 7% बढ़ा, आय 3% बढ़ी है। मार्जिन्स में भी ग्रोथ दिखी है। तो टाटा एलेक्सी के नंबर्स भी अच्छे हैं और आईपीओ मार्केट भी बिल्कुल गर्म है। और इसी कड़ी में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ शानदार रिस्पॉन्स मिला है। आपको बता दें आईपीओ 54 गुना भरकर बंद हुआ है और क्यूआईपी का भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ। वन ऑफ द आईपीओ जहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की रुचि काफी रही। तो ये है बड़े ट्रिगर्स, विदेशी बाजार से लेकर सोने चांदी की चाल, कमोडिटी का हाल, अर्निंग सीजन और साथ साथ आईपीओ मार्केट का सारा अपडेट। तो ये 4 ट्रिगर, 4 सबसे बड़े संकेत आपकी स्क्रीन पर। और निश्चित तौर पर आज का जो सत्र होगा वो बाजार के लिए काफी अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि 1-2 ट्रिगर नहीं, करीब करीब 4-5 ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बाजार को जोश प्रदान करने का काम करेंगे। टीसीएस के नंबर अच्छे आए हैं। अगर हम बाकी संकेतों की बात करें, एफआईज के लगातार तीसरे सत्र में हम बाइंग देख रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर या फिर हम कहेंगे क्रूड, ये ऊपरी स्तरों से थोड़े से नीचे आए हैं। अगेन एक अच्छा संकेत है। और जो बड़े आईपीओज हैं वो पीछे छूटेंगे तो लिक्विडिटी का फोर्स भी बाजार में आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मानसी से ये समझ लेते हैं कि आज के लिए जो ग्लोबल संकेत है, यानी कि अमेरिकी बाजारों से, एशियाई बाजारों से, वो किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स हैं वो कितने कम हुए हैं, इस पर पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। कमजोरी ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है विदेशी बाजार से, चाहे फिर अमेरिकी बाजार हो या एशियाई बाजार हो। बिकवाली का दबाव इस वक्त तो नजर आ रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजारों में कमजोर रुझान रहा। डाउ, नैस्डैक, एसएनपी में बिकवाली के साथ ही क्लोजिंग रही और सबसे ज्यादा डाउन ट्रेंड जो है या कह सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस डाउ जोन्स की तरफ से नजर आया। बिकवाली वहां पर ज्यादा हावी होती नजर आई। लगातार चौथे दिन ये नरमी है और कल के सत्र में करीब 243 यानी कि 250 अंकों की ही गिरावट के साथ डाउ क्लोज होता दिखा है। नैस्डैक हालांकि नए रिकॉर्ड्स बनाकर आखिरकार 18 अंक नीचे बंद हुआ। ड्यूरिंग द सेशन हमने देखा टेक्नोलॉजी हैवी प्लेयर्स, टेक्नोलॉजी हैवी स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन था। एनविडिया के स्टॉक में हमने देखा दूसरे दिन तेजी, कल करीब 2% तक की मजबूती नजर आई। और एप्पल में भी मजबूती के साथ ही कामकाज देखने को मिला। ऑल इन ऑल टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस में खासतौर से फोकस है, चाहे फिर वो यूएस के मार्केट्स हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स हो। भारतीय बाजार में भी टीसीएस के ही नतीजों के साथ अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई है और नतीजे अच्छे रहे हैं।
सो क्लियरली ये टेक्नोलॉजी पॉकेट है जो कि डाउन ट्रेंड या साइडवेज एक्शन दिखाने के बाद वापस से अब कम बैक कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें अमेरिका में शटडाउन का आज 10वां दिन है। अनिश्चितताएं अब भी कायम है, कंटिंजेंट है इकोनॉमी को लेकर वहां पर सिनेरियोस, और सीनेट 7वीं बार फंडिंग के प्रस्ताव को पारित कराने में नाकाम रहा है। ढेर सारे डेवलपमेंट्स वहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं और डेवलपमेंट्स में ज्यादातर चैलेंजेस ही वहां की इकोनॉमी के लिए पैदा होते हुए फिलहाल तो दिख रहे हैं। इसके अलावा एशियाई बाजार की चाल की अगर बात करें, मिले जुले संकेत वहां से नजर आ रहे हैं। कल की तेजी के बाद निक्केई में आज हम नरमी देख रहे हैं, करीब 275 अंकों की गिरावट वहां पर है। 2 अक्टूबर के बाद आज निक्केई में करीब 0.25% के एक इम्पैक्ट के साथ कामकाज देखने को मिला है। निक्केई पर खास तौर से नजर रहेगी और इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार में मिले जुले संकेत देखने को मिले हैं। अन्य संकेतों की अगर मैं बात करूं, सोने चांदी की जो रिकॉर्ड ऊंचाई थी, हर दिन हम देख रहे थे नए रिकॉर्ड लेवल्स पर, नए उच्चतम स्तर पर विदेशी बाजार और घरेलू बाजार में सोने चांदी खुलते थे। अब हम देख रहे हैं वहां से कमजोरी हावी होती हुई $4000 प्रति आउंस के करीब कारोबार होता हुआ दिखा है। और घरेलू बाजार में भी कमोडिटी मार्केट में आज करेंसी और साथ ही प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट की जब ओपनिंग होगी तब एक नजर डालेंगे हम जरूर। और गाजा में शांति समझौते से कच्चे तेल में नरमी है। ब्रेंट क्रूड के दाम की अगर बात करें, $65 के इर्द गिर्द ये कामकाज करता हुआ दिखा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% और डॉलर इंडेक्स 99 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज करती हुई। ऑल इन ऑल शांत कामकाज विदेशी बाजार से कहा जाएगा। कोई खास बड़े टेक्स नहीं आ रहे हैं, कमजोरी हावी होती दिखी, लेकिन इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या भारतीय बाजार पर पड़ेगा लग नहीं रहा, क्योंकि भारतीय बाजार के अपने कई सारे ट्रिगर्स हैं और उन ट्रिगर्स में सबसे पहला ट्रिगर तो टीसीएस के Q3 के नतीजे ही हैं। अभिषेक, टीसीएस की Q3 नंबर्स जारी हो चुके हैं। नतीजे अगर आप देखें, ऑल इन ऑल कई सारे डेवलपमेंट्स होते नजर आए। रेवेन्यू मार्जिन्स के फ्रंट पर तो नंबर्स हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर या इन लाइन रहे। मार्जिन्स 25% के हम आंक कर चल रहे थे, एग्जैक्टली 25% पर आए। मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट था और उस एडजस्टमेंट को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फिर मुनाफा भी ठीक रहा। और साथ ही एआई एनेबल्ड कंपनी होने की तैयारी करती हुई टीसीएस कई सारे डेवलपमेंट्स और कई सारी चीजें मैनेजमेंट ने बताई जब वो अपने नतीजों के बाद कॉन कॉल के हाइलाइट्स दे रहे थे। मानसी, देखिए निश्चित तौर पर नजर इस बात पर ही थी कि कंपनी आगे को लेकर फ्यूचरिस्टिक क्या बातचीत करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया में चारों तरफ अमेरिका में जो भी कंपनीज है ना, वहां पर एआई की ही बातचीत हो रही है। हाल फिलहाल भी हमने देखा कि जब हमने एनवीडिया की चर्चा की, जब हमने एएमडी की चर्चा की और एप्पल की जब बातचीत की, तीनों के तीनों स्टॉक जब फोकस पर रहे थे तो चर्चा एआई की ही हो रही थी। तो दुनिया बदल गई है और हमारी भारतीय आईटी कंपनीज की दिक्कत ये थी कि ये बदलने को तैयार नहीं थी और इसको लेकर ही हम ये भी चर्चा करते थे कि 5-6% की ग्रोथ से फिर वो मजा नहीं है। आईटी एक वक्त जो आईटी जो एक वक्त बहुत ही फैंसी सेक्टर हुआ करता था, वहां से धीरे धीरे आप देखिए, अगर हमने पिछले महीने भर में अगर हमने 15-20 एक्सपर्ट से बातचीत की है तो उसमें से मुझे लगता है कि 90% ने यही कहा है कि आईटी से आप दूर रहिए, हम खुद भी अपना वेटेज घटा रहे हैं। अब ये टीसीएस ने इंटेंट दिखाया है कि टीसीएस ने कहा है कि नहीं जी हाँ, हम दुनिया के साथ कदम ताल करने को तैयार हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। और उन्होंने एआई इंफ्रा में बड़े निवेश की बात कही है और ये भी उन्होंने बताया है कि 1 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी लगाएंगे वो, और इसका उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सबसे बड़े अगर मैं पॉजिटिव कहूँ नतीजों में तो यही है। बाकी क्योंकि आप देखेंगे तो आय तो उनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। मुनाफे की बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से तो तुलना करें तो करीब 5.5% के आसपास वो कम हुआ है। लेकिन जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो $10 बिलियन की रही है। बाकी ₹11 का डिविडेंड कंपनी ने देने का ऐलान किया है। अगर हम वर्टिकल वाइज बात करें तो लाइफ साइंसेज BFSI इसमें हल्की बढ़त है। कम्युनिकेशन मीडिया की बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी है। नॉर्थ अमेरिका का जो कारोबार है वो स्टेबल है, अच्छा संकेत है क्योंकि वहां से इनकी ज्यादातर रेवेन्यू आती है। मिडिल ईस्ट अफ्रीका में 12-12.5% के आसपास की बढ़त है और भारतीय बिजनेस में जो था लास्ट ईयर में बेस काफी हाई था, तो उसके चलते हमने देख रहे हैं कि 33% के आसपास की गिरावट है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो कहा है टीसीएस ने कि हम दुनिया की सबसे बड़ी एआई लेड, एआई बेस्ड कंपनियां बनना चाहते हैं, तो इंटेंट काफी बड़ा है और इस इंटेंट को मुझे लगता है कि बाजार आज रिवॉर्ड करेगा। वैसे टीसीएस ऐसी कंपनी ने, टीसीएस गाइडेंस वगैरह नहीं देती है, लेकिन ये कहना ये निश्चित तौर पर काफी अच्छा है। और टीसीएस ने एक और चीज कहा है कि डिमांड जो है वो स्थिर है, लेकिन जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो बने हुए हैं।
तो थोड़ा सा आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर थोड़े कॉशन है। कंपनी ने कहा है कि Q3 ऑनवर्ड्स चीज़ें शुरू होनी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन AI को लेकर जो कुछ कमेंट्री आए हैं उनके हमने देखा कि CEO साहब हैं, उन्होंने भी AI को लेकर जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़ी AI आधारित टेक्नोलॉजी सर्विसेज बनने की राह पर हैं और टैलेंट, इंफ्रा, इकोसिस्टम, पार्टनरशिप और कस्टमर वैल्यू में बड़े बदलाव हमने किए हैं, बोल्ड स्टेप्स लिए हैं और बाजार मुझे लगता है कि आज इस चीज़ को रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। एक चीज़ बस मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नतीजों से पहले ये शेयर चल चुका है, 5% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। लेकिन अगर आप पिछले साल से तुलना करेंगे तो अभी भी शेयर करीब करीब आपको ये 27-28% नीचे दिखाई देगा। तो गुंजाइश है, कंपनी ने इंटेंट दिखाया है, अब देखना ही होगा कि इस इंटेंट पर निवेशक कितना भरोसा करते हैं। अगर ये शेयर अगर मान लीजिए चला नहीं होता नतीजों से पहले, तो मैं आज में फिर दम लगा के कह सकता था कि नहीं, आज आप तेजी के लिए तैयार रहिए। तो ओपनिंग अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और बाकी कंपनीज के लिए भी मुझे लगता है कि ट्रिगर का काम करेगा और बाकी कंपनीज में भी बाजार यही सुनना चाहता है कि न्यू टेक्नोलॉजी पर, फ्यूचर को लेकर, डेटा सेंटर को लेकर, AI को लेकर, क्लाउड को लेकर कितनी बड़ी कंपनी निवेश कर रही है और उसको लेकर आगे के प्लान्स क्या हैं। तो ये एक अच्छी चीज, मतलब मुझे लगता है कि जो भी TCS का हाइलाइट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही चीज लग रही है। बिल्कुल, कल के सत्र में भी हमने 1.25% के गेंस के साथ TCS में क्लोजिंग देखी थी और सिर्फ TCS ही नहीं, पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं IT मेजर्स के साथ साथ मिड कैप IT प्लेज में भी अच्छा खासा मोमेंटम है और अब TCS के नतीजों से सेंटिमेंट बेहतर होता हुआ पूरे सेक्टर का दिखेगा ज़रूर, जो कि आज रिफ्लेक्ट भी होगा जब बाजार आज खुल जाएंगे। लेकिन अब नतीजों पर आगे विस्तार से बातचीत भी होगी, TCS के मैनेजमेंट से भी बातचीत हमने की है, वो टेकअवेज भी आपके सामने रखेंगे और IT सेक्टर पर एक एक्सपर्ट से भी उनकी राय लेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अन्य ट्रिगर्स जो हैं भारतीय बाजार के, वो जानना भी बेहद ज़रूरी है। FIs और DIs का एक्शन, घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक, आंकड़ों की अगर बात करें, FIs की तरफ सब खरीदारी का रुख वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है, इन इटसेल्फ अनदर पॉजिटिव। और FIs के ताज़ा आंकड़े 1300 करोड़ के अभिषेक हमने देखे। DIs की तरफ से तो खरीदारी हम देख ही रहे हैं। FIs DIs के आंकड़ों से किस तरह से संकेत मिल रहे हैं? मानसिक संकेत अच्छे हैं, क्वांटम छोटा है, लेकिन कह सकते हैं कि सेंटिमेंट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 दिन की जो हम बाइंग देख रहे हैं FIs की, ये 20 जून के बाद, 20 जून को हमने देखा था कि उस टाइम लगातार 4 सत्र की बाइंग हुई थी और ये 20 जून के बाद पहली बार हो रहा है कि FIs की तरफ से 3 दिन की ये बाइंग हुई है। और अगर आप इसमें इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े मिला दें तो करीब करीब 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये आंकड़ा हो जाता है। तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा क्रूशल, 1440, उसके बाद 81 करोड़, 1308 करोड़ रुपए। हम ये कह रहे थे कि जिस तरह से बैंकिंग में, फाइनेंशियल से बाइंग हो रही है, जिस तरह से IT में बाइंग हो रही है, ये बिना FIs के सपोर्ट के संभव नहीं है। और हमने बाद में फिर एक्चुअल आंकड़ों में भी उसको ट्रांसलेट होते हुए देखा। पहले हमने देखा कि बिकवाली का आंकड़ा कम हुआ और उसके बाद फिर ये बाइंग में तब्दील हुई है। तो ये निश्चित तौर पर मानसी एक अच्छा संकेत है। अब होना ये चाहिए कि देखिए टिके तो, ये एक बड़ा मसला है, ये बाइंग है ना, ये टिकनी चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पर अगर देखूं कि अच्छा कहां पर आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग की पोजीशन है FIs की, अभी भी हम देख रहे हैं कि वो 7.5% के आसपास की है, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आप देखेंगे करीब 92% के आसपास के शॉर्ट्स हैं। और अगर हम शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो करीब 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अभी शॉर्ट है, अभी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है FIs की तरफ से। अब ये टेबल टर्न होना शुरू हो गया है, अब ये बाइंग मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। और ये कंटिन्यू होने के ट्रिगर कहाँ से आएंगे? ये कंटिन्यू होने के ट्रिगर आएंगे नतीजों से। पहला ट्रिगर देखिए TCS ने दे दिया है। मार्केट क्या है ना मानसी, अब ना फॉरवर्ड लुकिंग हो गया है। अब बाजार, एक ज़माना था कि जब पीछे के डेटा पर बाजार बहुत तवज्जो देता था, लेकिन मार्केट अब आगे की सुनना चाहता है और आगे की चीज़ सुनाई है TCS ने। देखते हैं कि आज किस तरह का माहौल हम TCS के शेयर में देखते हैं। तेजी अब नहीं हुई होती तो शायद उम्मीद करके चलते कि आज फिर से हम एक मोमेंटम देखते, लेकिन तेजी हो चुकी है, इसके चलते थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे अच्छे नतीजों के बाद भी। और AI को लेकर जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, ये सारा अभी प्रॉमिस है, इंटेंट है, अभी एक्चुअल कुछ हुआ नहीं है, आगे जब होगा तब होगा। लेकिन ठीक है, बाजार देखते हैं कि इसको किस तरह से पसंद करता है। लेकिन FIs
की तरफ से मुझे लगता है कि संकेत अच्छे हैं मानसी। डीआईज तो लगातार बाइंग कर ही रहे हैं, लगातार 32-33-70 के आसपास की बाइंग डीआईज की हो चुकी है। लेकिन एफआईज जो काफ़ी टाइम से रूठे हुए थे, लगातार 3 महीने की हमने देखा था कि नेट सेलिंग एफआईज की तरफ से हो गई थी। क्या अक्टूबर का ये महीना होगा जिसमें एफआईज की तरफ से हम बाइंग के फिगर देखेंगे? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 3 दिनों को अगर आप मिला दीजिए तो कैश में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। बहुत छोटी बाइंग है और इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी वो तब्दील नहीं हो रही। आप देखिए शॉर्ट्स कितने ज्यादा हैं, तो ये शॉर्ट्स कम होना जरूरी है। और मान लीजिए अगर एफआईज अगर शॉर्ट कवरिंग पर अगर आ गए, अगर एफआईज अगर यहां से अपनी ये लॉन्ग होल्डिंग अभी जो है 7.5% के आसपास का, इसको बढ़ा के 17.5% के भी कर लिया या फिर 20% हो गए ने, तो आप निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, दोनों को फिर से ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखेंगे। इस बात की पूरी मुझे उम्मीद है। वैसे अगर बाजार के संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे, भारतीय बाजार के लिए एक एक कर सारे पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। एफआईएस डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े, एफआईएस की वापसी, नतीजों के सीजन की एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट टू अर्ली टू से, लेकिन टीसीएस के नंबर से खुश तो हो सकते हैं, अच्छे नंबर्स हैं। और कल के सत्र में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की तस्वीर भी अगर देखें, अभिषेक, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज का सेशन स्ट्रैटेजी वाइज क्या होगा? 25,200 के नजदीक क्लोज होने की कोशिश निफ्टी ने करी कल। आज 25,262 के गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की मजबूती कल के सत्र में दिखी थी। मानसी देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि बाजार जो है वो इंटेंट दिखा रहे हैं और बाजार इंट्राडे में भी अच्छे रिकवर कर रहे हैं। और कल ये लोअर लेवल से रिकवर करके और डे हाई के आसपास जाके बाजार ने जो क्लोजिंग दी है वो इस बात का सूचक है कि बाजार में मतलब जो फियर का माहौल था ना, वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा अब वो कम हो रहा है। अनिश्चितता भी है, वो भी काफ़ी कम हो रही है। और इंडिया विक्स इसका इंडिकेटर है, करीब 2% के आसपास की गिरावट हमने इंडिया विक्स के लेवल में कल देखी है। 10 के आसपास का इंडिया विक्स है, हालांकि अपने कंफर्ट रेंज में, लेकिन फिर भी ये इस बात का इंडिकेट जरूर कर रहा है कि वो डर जो है वो नहीं है। डर किस बात का था? डर ट्रेड डील को लेकर था। डर किस चीज को लेकर था? डर इस बात को लेकर था कि एफआईज आएंगे कि नहीं आएंगे। अब एफआईज आने की शुरुआत कर दी है। ट्रेड डील की अगर बात करें तो कल पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की है और गाजा में जो शांति समझौता जो किया गया है उसके लिए उन्होंने बधाई दी है। बताया है कि ये काफी ऐतिहासिक है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनकी ट्रंप के साथ ट्रेड डील को लेकर व्यापारिक जो वार्ताएं चल रही हैं उनको लेकर बातचीत हुई है और दोनों नेता सहमत हुए हैं कि हम आगे भी टच में रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। तो ये एक अच्छा संकेत है। देखिए, अब हमने ग्लोबलाइजेशन के एरा में जीते हैं। आप एक बड़ी इकोनॉमी के साथ जो आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, आप उससे तनातनी में नहीं जी सकते। आप हो सकता है कि चीन के साथ अपने संबंध करीबी कर लें, लेकिन चीन खुद ही एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आप बाजार नहीं तलाश सकते। अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश हो सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ निश्चित तौर पर है ये। और तो ये एक अच्छी चीज़ है। 4-5 ट्रिगर से मैं फटाफट सामने रखता हूं और मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो जो ग्राफिक्स हमने बनाए हैं स्पेशल, वो भी जरा लेकर आए कि देखिए टीसीएस के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। एआई की बातचीत उन्होंने की है, एक अच्छा ट्रिगर ये है। एफआईज के लगातार तीसरे दिन में बाइंग हुई है कैश में, ये एक बढ़िया ट्रिगर बाजार के लिए है। सोना कमजोर हुआ है। हमने देखा था कि करीब करीब $4100 प्रति औंस के भाव हो गए थे। सोना ऊपरी स्रोत थोड़ा नरम हुआ है क्योंकि मिडिल ईस्ट में थोड़ी शांति की कोशिश है, तो सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी कम हुई है सोने की और चांदी की दोनों की, और उसके चलते क्रूड में भी हमने देखे कि थोड़ी नरमी आई है। मोदी जी की ट्रंप के साथ ये बातचीत हुई है। ये सोने चांदी के ऊपरी स्तरों से कितने गिरे हैं, ये हाल फिलहाल की ये डेटा आपके सामने है। और एक और अच्छी चीज़ ये हुई है मानसी कि आप देखिए कि आईपीओ को क्या ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा था। अकेले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए, 4.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां मिल गई। तो लिक्विडिटी कितनी भरपूर है। और ये अगर मान लीजिए कि अगर ये बाजार में अगर आती है, अगर इस हफ्ते तो 30,000 करोड़ रुपए के आईपीओ खोले थे, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो आ रहा है क्या तोड़फोड़ आ रहा है, तो ये एक राहत की चीज है। हालांकि देखिए संकेत अच्छा होता है कि अगर पैसे आ रहे हैं अगर प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, तो दिखाता है कि नहीं बाजार में आपके कॉन्फिडेंस है। वो एफआईज की तरफ से भी आते हैं, रिटेल की तरफ से भी आते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा सेकेंडरी मार्केट के लिए ये एक ट्रिगर के तौर पर जरूर काम करेगा कि लिक्विडिटी का फोर्स बाजार में वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक कुछ अच्छे ट्रिगर है। आज करें बात करें मानसी, तो क्लियरली अब जो बाजार के लिए बढ़िया वाला जो बेस है, जो ऑप्शंस के जो डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं, वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि निफ्टी के लिए जो पक्का जो सपोर्ट है वो 25,000 से लेकर 25,100 की रेंज में है। ये एक सपोर्ट के तौर पर निश्चित तौर पर काम करेगा।
25,200 के ऊपर अगर मान लीजिए निफ्टी जाके अगर टिक जाता है, आज की अगर क्लोजिंग आ जाती है, तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली आप 25,500 की तरफ कदम बढ़ा देंगे। और अभी भी ये जो बाजार है ये बाय ऑन डिप्स का है। हाल फिलहाल के जो ट्रिगर्स हैं ये बाजार के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी डिप आए, मेरा मानना है कि 25,050 से लेके 25,150 इस रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो बाइंग करनी चाहिए। और जो टारगेट है 25,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो आप बीच के कोई लेवल मत देखिए, सीधे 25,500 की हम बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर संकेत अच्छे और आए नतीजों से तो अब ज्यादा दूर नहीं है, रिकॉर्ड है, फिर से हम 26,000 की बातचीत करना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल माहौल मुझे लगता है कि ठीक है। निफ्टी बैंक की बात करें तो अगेन निफ्टी बैंक में कल हमने देखा कि 56,200 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये मंगलवार के सत्र से अभी भी ये 300 पॉइंट दूर है, क्योंकि हमने देखा था कि 55,500 का आंकड़ा पार किया था। तो थोड़ा सा मेरा मानना है कि बैंकिंग फाइनेंशियल से जो फोकस है ना वो अभी निफ्टी पर ज्यादा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। 56,500 आप निफ्टी बैंक में आराम से उम्मीद करके यहां से चल सकते हैं। 56,500 जब आ जाएगा उसके बाद वो टिक जाएगा, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे, फिर 57,000 की तरफ निफ्टी बैंक कदम बढ़ाएगा। अदरवाइज मेरा मानना है कि 56,000 एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पर आज के सत्र में काम करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल क्रम अनुसार हम आपकी तैयारी आज भारतीय बाजार की शुरुआत के लिए करवा रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेतों को लेकर वहां से आगे बढ़कर आज का इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि टीसीएस के नतीजे कल आते हुए दिखे, उस पर भी एक समझ और साथ साथ फिर भारतीय बाजार के लिए इंडेक्स वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एफआईएस का एक्शन लगातार है ही, और साथ साथ आईपीओ मार्केट भी एक भी चीज नहीं है जिसे हम टच बेस नहीं कर रहे हैं। जो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना वो आपको बता रहे हैं, और सिर्फ ब्रीफ में ही नहीं विस्तार से भी बताने की पूरी कोशिश है। इसी कड़ी में अब हम एक आईटी एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ रहे हैं टीसीएस के नतीजों पर विस्तार से उनका नजरिया भी समझने के लिए। हमारे साथ सोवेलो इन्वेस्टमेंट के फंड मैनेजर संदीप अग्रवाल अब जुड़ गए हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। टीसीएस के नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट, हर पैरामीटर पर नतीजे अच्छे, अनुमान एक्सपेक्टेशन हम जो लगाकर चल रहे थे या तो उनसे इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स हमने देखे, जैसे कि मार्जिन 25% का ही एक्सपेक्टेशन था और वैसे ही आते हुए दिखे, या तो अनुमान से बेहतर। और मुनाफे के फ्रंट पर भी पहले नजर जरूर आया कि 12,760 से 12,075 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन ये एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट जो है वो एक कैच रहा। ऑल इन ऑल द फर्स्ट थिंग जो कि सबसे आगे सामने आई वो थी मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट के कोट जिनका ये कहना था कि वी आर ऑन द जर्नी टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी। योर फर्स्ट टेक ऑन द नंबर्स। गुड मॉर्निंग एंड धन्यवाद आपके चैनल पे स्थान देने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने जैसा कहा रिजल्ट्स इन लाइन से स्लाइटली बेटर थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात रिजल्ट्स में देखने की ये है कि इन्होंने आगे जाके कम से कम एक बड़ा स्टेप लिया है, जहाँ 6-7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके और एआई लेड टेक्नोलॉजी कंपनी या डेटा सेंटर के साइड पे जा रहा है। आई थिंक ये बेटर यूज ऑफ कैश है। अभी तक जो हो देखते आए हैं हम हमेशा कैश से बाईबैक ऑफ शेयर्स किया, जो टैक्स में भी बहुत इनएफिशिएंट है, एंड या फिर उसको फिक्स डिपॉजिट में रख के उस पर अदर इनकम आ रही थी। उसके साथ जगह इन्होंने एक दूसरा पाथ लेते हुए, और नेचुरली ये जो डेटा सेंटर वाला बिजनेस है जो अभी बहुत सारी कंपनियां जो रियल एस्टेट में है या कुछ है वो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे तो बहुत ज्यादा एडवांटेज कोई भी आईटी कंपनी को कोई भी समय हो सकता है। उसका दो रीजन है। एक तो डेटा सेंटर में लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो आप देखेंगे इन कंपनी अगर एक समय था जब लोग कहते थे कि इन्फोसिस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्योंकि जिस साइज के कैंपस वगैरह वो बनाती है, जिस साइज के कैंपस टीसीएस वगैरह बनाती है, वो कोई और नहीं बनाता है। तो इनके पास वो एडवांटेज एग्जीक्यूशन का बहुत अच्छा है, जहाँ पे इन्हें पता है लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन और हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। प्लस टेक्नोलॉजी इन्हें पूरी आती है, और कैपिटल जो है, जो पैसा ये 5-6% ब्याज पे रख रहे थे, उसकी जगह अगर ये उसको डेटा सेंटर में डालते तो मुझे लगता है उससे रिटर्न भी अच्छे आएंगे उस पैसे के। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव स्टेप है और ये राइट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी है। मैं बहुत बड़ा एडवोकेट नहीं हूँ कि इनको जाके बिग टेक माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह के साथ compete करने के चक्कर में हर क्वार्टर 10-20 बिलियन डॉलर बर्न करना चाहिए। ना तो उतना पैसा है और उतना पैसा बर्न करने की ताकत भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता वो नेचुरल एक्सटेंशन था। मेरे को लगता है ये मिडिल पाथ उससे बहुत बेटर पाथ है। यहाँ पे पैसों का बेटर यूटिलाइजेशन होगा और शायद इन्हें बार बार बाईबैक या कैश डिविडेंड देने की भी जरूरत ना पड़ेगी।
नहीं संदीप जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई। और देखिए कई बार ना जो लोग जानकार हैं या फिर जो समझते हैं कि अच्छा ग्रोथ एक अलग चीज़ है और आप इन्वेस्टर्स को जो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं बायबैक के जरिए, डिविडेंड के जरिए, वो एक अलग बात है। तो पहली बार इन्होंने इंटेंट दिखाया है और ये भी है कि डेटा सेंटर में अगर ये निवेश करने जा रहे हैं तो ये एक इमर्जिंग, एक ग्रोइंग एक एरिया है जहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी कम है बाकी इनके पारंपरिक जो बिजनेस हैं। सवाल ये है, एक मेरा सवाल ये होगा कि क्या आपको लगता है कि ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री पर लौट आएगी कंपनी? बाकी आईटी इंडस्ट्री के लिए आप किस तरह से ट्रेंड देख रहे हैं? और जो इन्होंने डील्स वगैरह के जो आंकड़े शेयर किए हैं, क्या आपको वो प्रॉमिसिंग लग रहे हैं? देखिए, ग्रोथ इस इंडस्ट्री में, ये मैच्योर इंडस्ट्री, आप मैं आपको बोलूंगा एक्सेंचर के नंबर आप पिछले 5 साल के देख लीजिए। आप कोविड के साल को छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें बंचअप हुआ था। बाकी कभी भी वो ऑर्गेनिकली 2-3% से ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रहे। इनऑर्गेनिक मिला के 4-5% मुश्किल से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि जो मार्केट है, एंड मार्केट है, जो यूएस है और डेवलप मार्केट है, वहां पे ऑलरेडी आउटसोर्सिंग पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये इंडस्ट्री में, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में लार्ज कैप प्लेयर्स के लिए ग्रोथ बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है एवरेज 5 से 7% लॉन्ग टर्म ग्रोथ से ज्यादा एक्सपेक्ट करना गलत होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ बहुत ज्यादा यहाँ से आएगी। गुड पार्ट है ये है कि हालांकि डेटा सेंटर में, जैसा कि आपने कहा कि उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी कम होता है, बट आप एक को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के दिन परिस्थिति ये है कि अगर आप कैश निकाल के इन कंपनीज के रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो 55-60% पे है। तो अगर आप उस कैश को दूसरी जगह यूज कर लेते हो और अगर उस बिजनेस में रिटर्न ऑन इक्विटी कम भी होता है तो भी इनका एवरेज आरओई शायद आज से ज्यादा होगा, क्योंकि वो कैश पे रिटर्न नहीं बन रहे। तो आई थिंक कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी अच्छा है। और ग्रोथ आईटी सर्विसेज से आप ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत मैच्योर है, हमारा बहुत डीप पेनिट्रेशन है, मार्केट शेयर सारा हमारे पास ही है और कहीं है नहीं। तो आप ग्रो कैसे करोगे? या तो इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए या आप मार्केट शेयर गेन करनी चाहिए, तभी ग्रोथ होती है। तो लार्ज कैप आईटी के लिए वो अवसर नहीं है। मिड कैप थोड़ा बेटर ग्रो करेगी लार्ज कैप से, और स्मॉल कैप और बेहतर ग्रो करेगी, क्योंकि उन लोगों की साइज इतनी छोटी है कि उनके लिए ग्रो करना उतना चैलेंज नहीं। बट बड़ी कंपनी, वेदर इट इज एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, एनी लार्ज कंपनी ग्रोइंग एट मोर देन 5-7% कंसिस्टेंटली विल बी वेरी टफ। वो बहुत मुश्किल है, नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। I hear you there, Sandeep. लेकिन रीजंस फॉर पिवट, जो ये एआई एनेबल होने की कोशिश और इस कोशिश की बात कर रहे हैं, जब कॉन कॉल भी मैं सुन रही थी, मैनेजमेंट का ये कहना था कि ये रातों रात हुआ डेवलपमेंट नहीं है। एआई एनेबल होने के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए कई दिनों से कंपनी जो है फोकस कर रही थी, कामकाज कर रही थी, और ट्रांजिशन इन इटसेल्फ एक जर्नी रही कंपनी के लिए और आगे भी इस पर काम कर रही है। हैविंग सेड सो, अगर इनके जोग्राफिकल परफॉर्मेंस की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कांस्टेंट करेंसी में 0.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। डू यू थिंक कंपनी एक हेडविंड फेस कर रही है अपने लार्जेस्ट मार्केट में, और डिमांड को किस तरह से इवॉल्व होता हुआ आप ग्लोबली देख रहे हैं? नहीं, लार्जेस्ट मार्केट में ग्रोथ है ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि सर्विस जो ये सेक्टर इटसेल्फ है, ये 3% 4% ग्रोथ का सेक्टर रह गया है ऑन इंडस्ट्री लेवल। और अब बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग हो नहीं सकती, ऑलमोस्ट सारा पेनिट्रेशन हो चुका है, तो ग्रोथ तो बहुत ज्यादा आएगी नहीं। तो मैं इन नंबर से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। मेरा व्यू सेम है कि ये इंडस्ट्री एक्स ग्रोथ हो चुकी है फ्रॉम सर्विसेज साइड। अब अगर ये कुछ नया चालू करे, जैसा अभी इन्होंने अनाउंस किया, ये सब एडिशनल रेवेन्यू ग्रोथ के ड्राइवर हैं जो अगले 2-2.5 साल में बिल्ड होंगे। सेकेंडली, जो कंपनी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, इस टाइप के ट्रांजिशन कोई 1 महीने 2 महीने में नहीं होता। उन्होंने 1.5 लाख टीसीएस को ट्रेन भी किया है इस पीरियड में, अगर आप देखेंगे कमेंट्री। एंड उन्होंने बहुत सोच समझ के ये रास्ता अपनाया कि पैसा रिफंड करने से अच्छा कि ये अपने एसोसिएटेड लाइन ऑफ बिजनेस है और इससे अपने क्लाइंट अट्रैक्ट करने में भी फायदा होगा। हालांकि बहुत बड़े क्लाइंट है, वो शायद इनसे डायरेक्ट डेटा सेंटर का बिजनेस ना दे, बट दूसरे क्लाइंट, जो छोटे क्लाइंट है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सिक्योर एनवायरनमेंट बना पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है एंड बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव है। ऑब्वियसली नंबर्स में कोई चेंज मुझे नहीं लगता 1.5-2 साल आएगा। जो भी चेंजेस आएंगे वो 1.5-2 साल बाद आएंगे। तब तक एक प्रॉब्लम और है कि ये जो बड़ा बिजनेस है 95%, क्योंकि वो नया बिजनेस जो आएगा 5-6% ही होगा, तो बाकी 95% बिजनेस का ग्रोथ और कम हो जाएगा। तो मुझे ग्रोथ में ओवरऑल में बहुत बड़ा चेंज नहीं लग रहा है अगले कुछ साल। टोटली। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी एनालिसिस टीसीएस और नतीजों पर विस्तार से हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। धन्यवाद। चलिए, आईटी मेजर टीसीएस के नंबर्स कैसे रहे ये हमने आपको बताया। कंपनी के नतीजों पर क्लियरली आईटी एनालिस्ट का क्या नजरिया है ये भी आपने जाना, और चंद मिनटों में
टीसीएस के मैनेजमेंट भी हमारे सामने होंगे। टीसीएस के मैनेजमेंट से बातचीत की है ईटी नाउ स्वदेश ने, और वो भी आपके सामने हम रखेंगे ताकि पूरी तरह से नतीजों के सीजन की शुरुआत और आईटी मेजर कंपनी टीसीएस की जो नंबर्स आए हैं उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने हो। ये सारी चीजें हैं, वॉच आउट कीजिए सब कुछ ईटी नाउ स्वदेश पर। थोड़ी ही देर में टीसीएस का मैनेजमेंट होगा हमारे सामने, लेकिन फिलहाल खबरों के दम पर और कहां पर नजर होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, स्नेही हमें बता रही है। गुड मॉर्निंग स्नेही, बताएं। मानसी, आइए देखते हैं खबरों वाले शेयर आज क्या है। हमने टीसीएस के बारे में बात की है, एस्टिमेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। टीसीएस के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। दूसरा आईटी स्टॉक के बारे में बात करते हैं जहां पर हमने अर्निंग्स देखे हैं, और वो है टाटा एलेक्सी। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं टाटा एलेक्सी से। रेवेन्यू उनका 1% ऊपर था सिक्वेंशियल बेसिस पर, कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में इनलाइन था हमारी उम्मीद से। ईबिट मार्जिन में 18.5% का ग्रोथ हमने देखा है, ये एस्टिमेट से थोड़ा सा बिलो था, और मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस दिया है डबल डिजिट ग्रोथ का FY27 के लिए। इससे मूव ऑन करते हैं ICICI प्रूडेंशियल के बारे में बात करते हैं। सितंबर बिजनेस अपडेट उनका आया है, काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स आए हैं। रिटेल APE जो उनका बिजनेस मेट्रिक होता है वो 739 करोड़ पर आया है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एक 25% का अपटिक है यहाँ पर। न्यू बिजनेस प्रीमियम थोड़ा सा फ्लैट है, बट फिर भी ओवरऑल नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव है ICICI प्रूडेंशियल के सितंबर बिजनेस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर विन के बारे में बात करेंगे जिसके दम पर एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आज फोकस में रहेगा। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सिविल और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है जिसकी अमाउंट है 576 करोड़ रुपीस। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर विन है ये एफकॉन्स इंफ्रा के लिए भी। NTPC ग्रीन अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा आज। पॉजिटिव न्यूज़ तो है यहाँ पर। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी जो कि उनका एक होली ओन सब्सिडरी है, उन्होंने गुजरात के गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है सोलर पार्क्स और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। 10 गीगावाट के विंड प्रोजेक्ट्स और 5 गीगावाट के अन्य प्रोजेक्ट्स भी। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है NTPC ग्रीन के लिए। फोर्टिस हेल्थकेयर के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रल खबर आ रही है स्टॉक के लिए। सेबी ने अप्रूव किया है ओपन ऑफर IHH हेल्थकेयर का। बेरहाद जो कि मलेशिया की कंपनी है, दोनों फोर्टिस हेल्थकेयर और फोर्टिस मलार हॉस्पिटल के लिए फोर्टिस का ओपन ऑफर आया है 170 रुपीज़ पर शेयर प्लस इंटरेस्ट 54 रुपीज़ पर शेयर के आसपास। मलार के लिए ऑफर आया है 17.6 रुपीज़ पर शेयर। तो ये है फोर्टिस के लिए। आज देखेंगे कि फोर्टिस का स्टॉक इस खबर पर रिएक्ट कैसे करता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान जिंक पॉजिटिव खबर एक और बार। सिल्वर के प्राइसेस स्पॉट बेसिस पर वापस एक बार ऊपर हो चुके हैं, $50 पर आउंस से भी आगे बढ़ चुके हैं, और 1.5% का अपटिक हम सिल्वर के प्राइस में देखते हैं। और हिंदुस्तान जिंक के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 20% का रेवेन्यू, पूरे कंपनी का 20% रेवेन्यू सिल्वर के सेगमेंट से आता है। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है हिंदुस्तान जिंक के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, सुबेक्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक टेलीकॉम ऑपरेटर जो नेदरलैंड्स में ऑपरेट करता है उनसे एक ऑर्डर जीता है, और $6.6 मिलियन की ऑर्डर विन है। तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर विन है सुबेक्स जैसी कंपनी के लिए भी। रैमको सिस्टम्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी सिलेक्ट हो चुकी है एक ग्लोबल इंजन मेंटेनेंस के लिए, एक एविएशन सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑर्डर विन यहाँ पर भी, तो रैमको सिस्टम्स के लिए भी ये पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, रेलटेल के बारे में बात करेंगे। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है रेलटेल। आज के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट जीता है, एक ऑर्डर विन है कर्नाटका गवर्नमेंट से 18 करोड़ रुपए का। तो रेलटेल के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है। नैटको फार्मा के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। आज उन्होंने उनके ड्रग जिसका नाम रिस्डिप्लाम है उसके लिए उनको एक गो हेड मिल चुका है, और लगभग 16,000 तो 15,900 रुपये अगर एग्जैक्टली बात करें तो इस दाम पर ये ड्रग लॉन्च करेंगे। नैटको फार्मा एक कोर्ट केस जीता है इसके मामले में, और ये ड्रग लॉन्च अप्रूव हो चुका है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है नैटको फार्मा के लिए भी। आखिर में बात करेंगे 5 पैसा कैपिटल के लिए। नेगेटिव न्यूज़ है उनकी बिजनेस अपडेट पर। उनकी इनकम 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नीचे है, और नेट प्रॉफिट में भी 57% हमें ईयर ऑन ईयर कट देखने को मिल रहा है, और 18% सिक्वेंशियल कट। तो काफ़ी नेगेटिव सेट ऑफ नंबर्स लग रहे हैं 5 पैसा कैपिटल के अपडेट से। तो इन सारे स्टॉक्स पर आज नज़र रखेगा। ये है सारी बड़ी खबरों वाले शेयर। ठीक है, नहीं बहुत शुक्रिया। लेकिन चलिए बातचीत करते हैं टीसीएस के मैनेजमेंट से, और ये समझते हैं कि आगे की ग्रोथ को लेकर उनके प्लान्स क्या हैं, नतीजों को लेकर, आगे के आउटलुक को लेकर और एट्रिशन को लेकर कंपनी के CFO समीर सेक्सरिया और CHRO संदीप कुन्नूमल से खास बातचीत की ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीत मंगाट ने। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश, और मेरे साथ हैं CFO समीर सेक्सरिया और CHRO सुदीप कुन्नूमल।
समीर जी, पहला सवाल आपसे, मार्जिन 70 बिप्स बढ़ा आपका, उसका मैथ बताएंगे कैसे है, और आपका जो नया पिवट है एआई सर्विसेज टेक्नोलॉजी कंपनी बनने का, उसके बारे में बताइए। ओके, सो पहले मार्जिन्स, हमारे मार्जिन्स ये तिमाही में 25.2% आया है, जो सीक्वेंशियली 70 बेसिस पॉइंट्स इम्प्रूव हुआ है। हमें सपोर्ट करेंसी से मिला है और हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और पिरामिड रिबैलेंसिंग की वजह से वो द पॉजिटिव लीवर्स इन इट, एंड वी डिड इन्वेस्टमेंट्स इन गिविंग वेज हाइक्स विच वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1st of September, और ये वेज हाइक हमने 80% ऑफ द वर्कफोर्स को दी गई है। हमने कहा था हमको प्रायोरिटाइज करना है वेज हाइक्स को, एंड सेकंड हमने जो आउटले रखा है QVA का वो भी बढ़ा के रखा हुआ है। सो दीज टू वर द इन्वेस्टमेंट्स विच वी डिड, एंड आफ्टर दैट वी हैड 70 बेसिस पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपका सेकंड क्वेश्चन था ऑन जो हमारा विजन है TCS को दुनिया की सबसे बड़ी AI लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनाना। इसके अंतर्गत हम 5 की पिलर्स पे फोकस कर रहे हैं। पहला, हम TCS का इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, जहां पे सारे इंटरनल फंक्शंस AI लेड होंगे। हम सारे एम्प्लॉयज को कैपेबिलिटीज देंगे। सेकेंड जो है इज इन टर्म्स ऑफ द टैलेंट, वी वांट वी विल बी लुकिंग एट हाईली स्किल्ड टैलेंट, रीस्किलिंग टैलेंट। थर्ड इज इन टर्म्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग आवर सर्विसेज, जो हमने एक नया AI यूनिट अनाउंस किया था ये क्वार्टर में। इट इज टुवर्ड्स दैट वी आर लुकिंग एट implementing a human plus AI model. So that is the third focus area. Fourth एक focus area is जहां हम customers के लिए AI वास्तविक बनाए, रियल बनाए, एंड उसमें हम वेरियस इनोवेशन डेज करेंगे, हमारे कस्टमर्स के साथ को-क्रिएशन करेंगे, हैकेथॉन्स करेंगे, सो दैट AI स्केल पे इम्प्लीमेंट हो सके कस्टमर्स के लिए। और लास्ट जो पिलर है, फिफ्थ पिलर, वो इकोसिस्टम प्ले है, जहाँ पे हम पार्टनरशिप्स, कैपेबिलिटीज, AI कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। सुदीप, आप आई ऑफ द स्टॉर्म में, इस क्वार्टर में हमने अनाउंसमेंट देखा कि 2% ले ऑफ होगा, 12,000 एम्प्लॉयज को छोड़ा जाएगा, परफॉर्मेंस लेड होगा या AI लेड है, वो आप हम बताइए जरा। और जैसे समीर ने कहा, अब AI सर्विसेज कंपनी बने जा रहे हैं, तो कितना हायर करेंगे बाहर से, क्योंकि इंडिया में टैलेंट, AI टैलेंट भी बहुत कम है, तो कहाँ से हायर करेंगे और कितना हायर करेंगे? सो सजित, जैसे समीर ने बताया, और एस्पिरेशन टू बी द बिगेस्ट लार्जेस्ट AI लेड IT सर्विसेज कंपनी। सो इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्यू थिंग्स, हमने 18,500 पीपल हायर किए हैं इस तिमाही में, and we onboarded them and they are there. The second thing that we have really done, extensively invested, continue to invest in our learning and capability on not just AI but all the future relevant skills, which sort of helps us to be future ready. और happy to say that बहुत जन ने उसको प्रयोग किया है, and 50% increase in learning hours per individual. और today हमारे पास इसी टाइम लास्ट ईयर 70,000 पीपल थे जो डीप स्किल्ड AI ML में, और आज इट इज 160,000 पीपल. सो दे आर डूइंग इट. आवर attrition rates are low. It is at 13.3. voluntary IT is there, and whatever the in terms of the restructuring जो हमने बोला था, जो 2% वो एस्टिमेट था. तो उस जर्नी में जो मिड एंड सीनियर लेवल है, वी आर मिडवे in that journey, and whatever we are doing, we're doing it with a lot of care, respect and empathy, and providing with them all the services and things that we need to do. So इस साल का जो टारगेट था 40,000 45,000 एम्प्लॉइज ग्रॉस लेवल पे हायर करने का, आप पूरा वो मीट करेंगे FY26 का? जो भी ऑफर हमने दिया है, हाँ, हम लोग ऑलवेज ऑनर करते रहेंगे, और इस साल भी हम करेंगे. सुदीप एंड समीर, धन्यवाद बात करने के लिए. थैंक यू. तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से आगे की ग्रोथ प्लान को लेकर जानकारी ले रहे थे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीत मंघाट. और चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और एक एक करके अब जो भी खबरों वाले शेयर हैं, इंक्लूडिंग TCS, उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं.
वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हैं और साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट रत्नेश गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। विवेक, एक पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। कितने प्लीज्ड हैं टीसीएस ने जो कुछ कहा है, जो कुछ करने जा रही है, और जो चिंताएं थी कंपनी को लेकर, जो शिकायतें थी, वो आपके हिसाब से कितनी दूर हुई हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक और सबको पैनल पे गुड मॉर्निंग। तो देखिए, इनफैक्ट जब रिजल्ट आया, इनफैक्ट रिजल्ट आने के पहले जब मैंने कल क्लोजिंग शो किया था, तब यही कहा था कि जो भी 3-4 दिग्गज आईटी कंपनीज है, वो भी ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है, उस पर मैं ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहूंगा और काफी क्लाइंट्स को ऑलरेडी रेकमेंड किया हुआ है कि आईटी में आप निवेश करिए, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो समझ लीजिए ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है और यहाँ से डाउन साइड दिखता नहीं है। जो भी है, चाहे वो सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो, दिख तो खाली अपसाइड ही रहा है। और ये मालूम ही था। देखिए, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है, नहीं तो समय आपको बदल देता है। ये कंपनी को रियलाइज हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन ये सुन के अच्छा लगा कि अब फाइनली वो लोग एआई के बेस्ड पे, मतलब उस लाइंस पे वो लोग चलने वाले। अब क्या होगा, पूरा आईटी में ये एक जोश देगा, क्योंकि बाकी जो कंपनीज है, नंबर 2, 3, 4 जो भी कंपनीज है, ये भी अब टीसीएस को फॉलो करना चाहेगी, क्योंकि हम लोग तो खाली एनालिस्ट है, टीसीएस ने कहा क्या कहा ये सुन रहे हैं, लेकिन जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है, इनका पीयर ग्रुप, वो बहुत बहुत क्लोजली इसको ट्रैक करेगा। और मुझे लगता है कि अब जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, वो हो सकता है कि सब लोग एआई के बारे में बात करें, और ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आपको दिखा सकता है। और एक और लकीली अब क्या हो रहा है कि ट्रम्प और मोदी साहब की भी बात हो रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस वहां पे भी कम हुआ है। तो मैं अभी भी कहूंगा, जो वैल्यूएशन है आज के दिन, जितने भी आईटी कंपनीज है, वहां पे आपको पक्का निवेश करना चाहिए एज ए कॉन्ट्रेरियन। और एटलीस्ट जो दिग्गज 4-5 टॉप नेम्स है, उस पे तो आपको करना ही है। तो ये मेरा ओपिनियन रहेगा, और मुझे लगता है कि आपको डबल डिजिट रिटर्न आराम से देके निकल जाएगा ऐसे सेक्टर। और आप अगर इंडेक्स भी देखो, तो मतलब जो 46,000 पे चल रहा था, आज करीबन खाली 35,000 पे चल रहा है, और वैल्यूएशन ऑलमोस्ट लो पे है। तो यस, मैं काफी पॉजिटिव लिया हूँ इस टीसीएस के स्टेटमेंट को। हाँ, ये इमीडिएटली आपको 1 या 2 क्वार्टर में आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। जितना भी इनको निवेश करना है, ये स्लो एंड स्टडीली होगा। तो अगले 3-4 क्वार्टर में आपको दिखेगा कि आईटी सेक्टर एज सच स्टेबल रहेगा, और इसका रिजल्ट आपको हो सकता है कि 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने बाद। ठीक है, 6 महीने से लेकर 12 महीने का अगर नजरिया है, तो आपको ना सिर्फ स्थिरता दिखेगी, बल्कि ग्रोथ भी दिखाई देगी शेयरों के भाव में। और बिल्कुल विवेक जी ने कहा कि एक रिकवरी के पाथ पर है, और बाजार इनकी जो कमेंट्री आई है उसको पसंद करेगा, और बाकी भी जो कंपनीज हैं इनके पीछे पीछे, वो इसको फॉलो करते हुए दिखाई देंगी। वैसे मुझे लगता है विवेक जी की जो मिड कैप में जो कंपनीज है ना, मैं स्पेशली हैप्पीएस्ट माइंड का जिक्र करना चाहूंगा। थोड़ा वैल्यूएशंस को लेकर हम पहले चर्चा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस हैं, लेकिन उसने इस ट्रांजिशन को पहले अपना लिया। थोड़ी बड़ी कंपनीज के थोड़ी हेजिटेंट रही। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत आ जाएगा। रत्नेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक क्विक व्यू आपने टीसीएस पर भी दीजिएगा कि मान लीजिए गैप के साथ अगर खुले तो क्या शेयर फिर भी लेना है? ये लोगों के मन में सवाल होगा। जिन्होंने लिया होगा उनके तो ठीक है, उनकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उनको आप कैसे गाइड करेंगे, और आपके अपनी पसंद के शेयर आज के सत्र के लिए कौन से हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। टीसीएस में अगर सबसे पहले देखें तो अगर गैप अप खुलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ सस्टेन करेगा। अभी भी बहुत ज्यादा ओवरहेड सप्लाई है इसमें टीसीएस में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं पे भी अगर 3110-20 के आसपास में खुलता है, किसी ने नीचे के लेवल पोजीशन बनाई है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो वहां पे जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहिए। जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया, लॉन्ग टर्म का नजरिया तो अभी मतलब अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बट हाँ, शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पे जरूर मुनाफा एक बार बांध लेना चाहिए। और मेरी जो आज के 2 पिक रहेंगे, उसमें एक जो सबसे पहले है वीडीएल में एक अच्छा ब्रेकआउट कल के सत्र में हमको दिखाई दिया है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ पे 478 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर मुझे टारगेट बन सकता है, वो 492 495 2 टारगेट बन सकते हैं। उसके अलावा दूसरा बीएससी में कंटिन्यू रिकमेंड कर रहा हूँ आपके चैनल पे। काफी लोअर लेवल से अभी मुझे इसमें कल के सत्र में अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। मुझे ऐसा लगता है तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 2370 2400 रुपए के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे वो 2300 रुपए का।
BSE लिमिटेड एक्सचेंज एंसिलरी स्पेस पर फोकस है, मजबूती वहां पर जारी है और आगे भी मजबूती के पूरे आसार। कल करीब 4% की बढ़त पर BSE लिमिटेड में हमने देखा था 2330 के लेवल्स पर कामकाज क्लोज होता हुआ। आज के सत्र में भी फर्दर अपसाइड एंटिसिपेट करके चल रहे हमारे मार्केट एक्सपर्ट, और इसी को ध्यान में रखते हुए BSE लिमिटेड टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हुए आप देख रहे हैं। Vivek, good morning. Mansi this side. Coming again back to the IT sector. IT सेक्टर से नतीजों की अगर ओवरऑल प्रीव्यू अनुमान की बात करें, एक्सपेक्टेशन म्यूटेड सेट के ही थे। हालांकि TCS के नतीजों ने एक तरह से सेंटिमेंट को सुधारा जरूर है। टू अर्ली टू से, क्योंकि एक ही IT मेजर के नंबर्स अभी आए हैं, लेकिन ओवरऑल IT सेक्टर का सेटअप, देयर इज अ लॉट हैपनिंग। टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स ग्लोबल कह सकते हैं मार्केट से भी ताल्लुक रखता हुआ ये सेक्टर US मार्केट में नैस्डैक के साथ जो होता है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक IT प्लेस पर भी आता है। इन दिनों साइडवेज मोमेंटम दिखाने के बाद अब मिड कैप IT कंपनियां भी चल रही हैं। क्या कन्विक्शन होना चाहिए या फिर इसे अब भी वॉच लिस्ट में रखना है? देखो, IT में मैं दो सेगमेंट में स्प्लिट करूंगा। एक तो जो ट्रेडिशनल है, जैसे ये TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, ये सारी कंपनीज, और न्यू एज टेक कंपनीज, IT कंपनीज, उसको आप जो भी चाहे आप बोलो। अब एक्सपेक्टेशन म्यूटेड था, लेकिन जो भी वर्ल्ड ऑर्डर में हो रहा है आज, उसके हिसाब से ये भी डर लग रहा था रिजल्ट आने के पहले कि हो सकता है कि रिजल्ट बहुत खराब हो। मतलब जितना जितना अभी ये टैरिफ वगैरह खेल रहे हैं, और तो इसका ये एक एक्सपेक्टेशन था कि अगर बाई चांस रिजल्ट खराब होगा तो IT सेक्टर एज सच पूरा का पूरा एकदम नेगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट्स आया है कंपनी से, और ये लार्ज कैप IT कंपनीज है, तो अब इससे उम्मीद ये है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, लार्ज कैप जो कर रहा है, अगर TCS ने ऐसे किया है तो मिड और स्मॉल कैप के लिए मैं बात करूंगा। लेकिन जितने भी लार्ज कैप IT कंपनीज है, जैसे मैंने कहा विप्रो है, इन्फोसिस है, ये हो सकता है कि इन लाइन आपको रिजल्ट्स दे। तो इसके लिए आज हो सकता है कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट इसमें दिखे। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा ये रैली वगैरह करेगा और सस्टेन होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा इसमें। लेकिन अब मार्केट एक एक IT कंपनीज का रिजल्ट के लिए, मतलब वो लोग देख के उसके बाद में एक डिसीजन होगा इन्वेस्टर्स का। अब ऐसे प्राइजेस कब मिलते हैं? जब वर्ल्ड ऑर्डर में कंफ्यूजन हो, तब आपको प्राइजेस सस्ते मिलते हैं। और इनफैक्ट आप नैस्डैक वगैरह देखो, US इंडेक्सेस देखो, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसका रिपल इफेक्ट इधर भी आएगा। और US दरकिनार नहीं कर सकता इंडियन IT कंपनीज को, क्योंकि आप कितना भी आप टैरिफ वगैरह लगा लो, आपका जो इंडियन कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो पर आवर बेसिस में आप अगर कंपेयर करो तो हमारा वेजेस ले लो या फिर जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है, सारे के सारे सस्ते हैं कंपेयर टू US। तो इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं कॉन्ट्रेरियन रहूंगा इधर, और जितना भी डाउन जाना था सेक्टर को वो डाउन जा चुका है। हाँ, मिड का IT कंपनी जो विद इन इंडिया फोकस है और बहुत ज्यादा, मतलब उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये नहीं है, आई थिंक वो थोड़े से परसेंटेज वाइज बेटर कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन हाँ, एज सच IT सेक्टर एज अ होल आई थिंक कॉन्ट्रेरियन रहो। एब्सोल्युटली कॉन्ट्रेरियन व्यू IT सेक्टर पर बनता हुआ। देखिए, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं IT सेक्टर से जुड़ी दिग्गज कंपनी TCS के नतीजों के बाद अपने टेक्स और ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं। अनुमान हमने आपके सामने रखे, नतीजों से पहले भी प्रीव्यू के जरिए बताया कि किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। नतीजों के ठीक बाद भी लगातार, चाहे फिर मैनेजमेंट की तरफ से उनके क्या टेक्स हैं वो हो, मैनेजमेंट से बातचीत हो, कॉन कॉल के टेक अवेज हों, और साथ ही एक्सपर्ट्स के एनालिसिस, सब कुछ आपके सामने रख रहे हैं। और ये सारी चीज़ों के बीच ढेर सारी बातचीत हो रही है। नतीजे कैसे रहे, मुनाफे के फ्रंट पर डेवलपमेंट क्या है, AI एनेबल होने की कोशिश कर रही है कंपनी और इसे भी लेकर ट्रांसफॉर्मेशनल मूव्स लेकर आ रही हैं। लेकिन एक और एडिशनल ऑब्जर्वेशन है, और इनफैक्ट ये हमारी यूथ ऑडियंस के लिए, हमारी युवा मार्केट पार्टिसिपेंट्स और यूथ मे बी फ्यूचर पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऑब्जर्वेशन मेरी तरफ से ये भी मैं कहना चाहूँगी कि IT मेजर TCS ने अपने कॉन कॉल और मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा कि यहाँ से आगे इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश कंपनी लगातार करेगी, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो एम्प्लॉयज़ भी AI एनेबल्ड हो। इसीलिए हमारे यूथ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ जो हमें हमारे माध्यम से इस वक्त सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि AI चेंज इज़ इनएविटेबल, और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बेहतरी से समझते हैं तो अपने इस पोटेंशियल का इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़ी दिग्गज कंपनियां जो हैं इस वक्त इन पोटेंशियल को तलाश रही हैं। TCS की ही अगर बात करें, पिछले साल से लेकर अब तक 18,500 नए हायरिंग कंपनी ने की है और आगे भी एम्प्लॉय लर्निंग आवर्स को बढ़ाते हुए, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देते हुए और AI एनेबल्ड कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश लगातार कंपनी करेगी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेहतरी है उसे समझें और उसमें अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करें। चलिए क्विकली ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है वो भी आपको बता देते हैं। ब्रोकरेजेस के रेडार पर ज़्यादातर IT सेक्टर ही है, क्योंकि TCS के नंबर्स आते दिखे हैं, साथ ही टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स आए। 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं TCS पर। न्यूवामा की TCS पर ब्रोकरेज रिपोर्ट है। खरीदारी की राय उन्होंने दी थी, ये बरकरार रख रहे हैं। 3,950 के टारगेट्स थे, वहाँ 3,650 के टारगेट से बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि डिसेंट क्वार्टर TCS ने पोस्ट किया है। डिसीजन इनका AI डेटा सेंटर को बढ़ाने का, डेवलप करने का काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर डेवलप करने की जो बात है, कंपनी ने सेटअप करने की बात की है, इन इट सेल्फ इज़ अ डेवलपमेंटल मूव। लेकिन वॉलेटिलिटी नियर टर्म में IT सेक्टर में और TCS में बरकरार रहेगी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म थीसिस जो है अब भी इंटैक्ट है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स लेकिन घटाए हैं। 3,950 की जो पहले टारगेट दे रहे थे 3,650 के दे रहे हैं। कन्वेक्शन IT सेक्टर में अब भी धीरे धीरे शायद आता दिखे। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी TCS पर एक रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय इन्होंने भी बरकरार रखी है। 3,350 के पहले टारगेट्स थे, अब 3,500 के टारगेट्स, यानी कि टारगेट्स में बढ़ोतरी की है। लक्ष्य 3,350 से 3,500 किए हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि टू अर्ली टू असेस द डेटा सेंटर फोरे। डेटा सेंटर डेवलपमेंट की जो बात और अनाउंसमेंट कंपनी ने की है, काफ़ी जल्दी होगा इस पर कोई असेसमेंट करना, और कोर ग्रोथ जो है वो अब भी मॉडेस्ट नज़र आ रहा है। लेकिन ये अवेट कर रहे हैं क्लैरिटी ऑन द केपेबल कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोतीलाल ओसवाल की ही टाटा एलेक्सी पर एक रिपोर्ट आई है। टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स के ठीक बाद अगर आप देखें, बिकवाली सेल रेटिंग कंपनी ने मेंटेन की है विद टारगेट 4,450 के जो सुझा रहे थे, अब 4,400 के लक्ष्य बता रहे हैं। सो एक डाउनसाइड रिपोर्ट टाटा एलेक्सी पर मोतीलाल ओसवाल की और TCS पर 2 रिपोर्ट्स आई हैं। खरीदारी की राय अभी बरकरार रखी है। ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहेंगे। नमस्कार, ET नाउ स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी सृष्टि शर्मा और अभिषेक सत्यव्रतम जुड़े हुए हैं। भारतीय बाजार थोड़ी ही देर में खुलने वाले हैं और जब मार्केट ओपनिंग होगी सबसे ज़्यादा फोकस और सारी निगाहें टिकी होंगी IT सेक्टर पर और IT मेजर TCS पर, क्योंकि नतीजों के ठीक बाद किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं पूरे सेक्टर और इन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, इस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस आपके स्क्रीन पर है। मार्केट की प्री ओपन बस 1 ही मिनट में हो जाएगी और उसके साथ साथ करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट के ओपनिंग पर भी रहेगी नजर। प्री ओपन के लेवल्स को सेटल होने पर मार्केट एक्सपर्ट से उनका नजरिया तब जानेंगे। लेकिन हमारी पैनल पर रत्नेश और विवेक कारवा तो है ही, एक और एक्सपर्ट ऐड हो चुकी हैं, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शाह इज विद अस। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडिया से कर लेते हैं। शिवांगी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मार्केट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ अच्छे पॉकेट्स में बाइंग काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि निफ्टी 25,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिखा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। वहाँ पे फर्म फुटिंग दिख रहा है निफ्टी के लिए। तो ऐसे में ब्रोकरेज स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम और एक्शन है। ऑफ कोर्स ऑल द डिस्क्लेमर्स डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। BSC जो है एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर, वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। एंड यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जिस तरह से प्राइस ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 2400 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो हम 2290 के आसपास लगाए। ये कुछ कॉल्स शिवांगी की तरफ से आती हुई इनको ध्यान में ज़रूर
रखेंगे, पर देखिए आज आईटी पर तो फोकस रहेगा ही, पर गोल्ड और साथ ही सिल्वर से रिलेटेड काउंटर्स पर भी फोकस ज़रूर रहेगा। हम कल भी हाईलाइट कर रहे थे कि किस तरीके से कुछ एक सिल्वर रिलेटेड काउंटर्स, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, उनमें किस तरीके से मूव आया, पर गोल्ड से रिलेटेड कुछ गोल्ड फाइनेंसेस पर भी हमने एक तरफा रैली देखी। आप मुथूट और मनापुरम की आप बात कर लें, उनमें भी एक अच्छा एक्शन है। और आज तो रिपोर्ट भी आई है जहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है मुथूट पे। उन्होंने यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। FY26 का जो स्टैंड लोन ग्रोथ है वहाँ पर 34% YOY बढ़त का उन्होंने अनुमान लगाया है। साथ ही लक्ष्य भी अपने ये बढ़ाते हुए दिखे हैं। मुथूट फाइनेंस की खास तौर से बात करें तो यहाँ पर जो उनके पहले लक्ष्य थे वो 3340 के थे, अब उसको बढ़ा के 3660 के कर दिए हैं। विवेक जी, आप क्या राय रखते हैं ये दोनों ही गोल्ड फाइनेंसेस पे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूव हमने देख लिया है इन काउंटर्स में। आगे की चाल कैसी रहेगी और क्या अभी भी मौके हैं इसमें? मैं इस तरीके से पॉजिटिव देखता हूँ इस सेक्टर को एज सच। पहले जब भी डाउट हुआ करता था कि एनपीएस इन कंपनीज में कितना है या फिर मतलब कुछ हिडन भी है क्या, लेकिन जिस हिसाब से गोल्ड प्राइसेस ऊपर गए हैं, आप सोच लीजिए कि एनपीए तो ऑलमोस्ट इनका जीरो हो जाएगा। मतलब इन द सेंस गोल्ड प्राइसेस इतने दाम है तो कोई भी जिसने भी गिरवी रखा है गोल्ड इन कंपनीज के साथ, वो तो कैसे भी करके पैसा देके गोल्ड को छुड़ाना ही चाहेंगे। तो मतलब जो इनका सेफ्टी नेट होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और वैल्यूएशन वाइज भी ये सारी कंपनीज मतलब जो 40-40, 50-50 पी पे चलती थी, वो आज 20, 21, 22 इस रेंज में चल रही है। तो वैल्यूएशन भी अच्छा खासा है, गोल्ड सपोर्टिव है, जिस कारण एनपीएस में और कटौती ही आएगी आगे चल के। तो मुझे लगता है कि ऐसा जितने भी गोल्ड लेंडिंग कंपनीज है, चाहे वो बैंक्स के अंदर भी हो, वो सारा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि अब अगर आपको गोल्ड और सिल्वर पे प्ले करना है तो डायरेक्टली भी प्ले कर सकते हो आप, जैसे अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हो गोल्ड ETF और सिल्वर पीस में। इनफैक्ट पिछले पिछले 15-17 दिन में जो भी हमने फंड्स में डाला था उसमें करीबन 16%, 17% रिटर्न दिखा रहा है ऑलरेडी। तो वैसे भी आप प्ले कर सकते हो, लेकिन हाँ, गोल्ड लेंडिंग फर्म्स यस अभी तो पॉजिटिव रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए ये गोल्ड फाइनेंसेस पर नज़र ज़रूर रहेगी। पॉजिटिव ही आउटलुक है और जी हाँ, उन्होंने समझाया भी कि क्यों जो है ये कंपनीज को फ़ायदा होता है जब गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं। कहीं ना कहीं जो कोलैटरल है वो पूरा सिक्योर हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ एक इंश्योरेंस काउंटर्स पर भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। ख़ास तौर से अगर आप देखें तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने SBI लाइफ पे ओवरवेट रेटिंग के साथ 2250 के अपने टारगेट्स मेंटेन रखे हैं। HDFC लाइफ पे 890 के अपने टारगेट्स ये सुझा रहे हैं। शिवांगी, क्या राय रखते हैं आप ये दोनों ही काउंटर्स में, क्योंकि कमेंट्री भी मैं पढ़ रही हूँ पॉजिटिव ही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से GST की दरों में बदलाव हुए हैं, लॉन्ग टर्म यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी उभरती हुई दिख रही है। पर टेक्निकली क्या दोनों के ही सेटअप अच्छे लग रहे हैं, कहीं पे मौके? जी बिल्कुल सृष्टि, अगर हम इस पूरे स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि ऑफ कोर्स मोमेंटम कैचअप होते हुए दिख रही है, बट ओवरऑल ये स्टॉक काफी डाउन ट्रेंड में रहा है। पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पे फिजल आउट होते हुए दिखी है। रिवाइवल के अटेम्प्ट्स जरूर है, बट मंथली बेसिस पे ये कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो ब्रॉडर फ्रेम अभी भी कंसोलिडेशन के ही है और यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बट स्ट्रेंथ जो है वो क्लियरली NBFC स्पेस के जो स्टॉक्स है उसमें नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू इंश्योरेंस नेम्स। बट जरूर हम बैंकिंग और NBFC स्पेस पे नजर रखें। और HDFC लाइफ की अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हम 740 के एक सपोर्ट को ध्यान रख सकते हैं। ये राय आपके लिए होगी, लेकिन एक और शेयर जो फोकस में रहेगा खबरों के दम पर, और वो है हिंदुस्तान जिंक। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि चांदी का भाव थोड़ा नीचा है, लेकिन थोड़ा हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग है। $50 के हमने भाव देखे, और अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी हमने चांदी में लगातार तेजी देखी है। हिंदुस्तान जिंक में ट्रेडर्स ने पैसे बनाए हैं, निवेशक जो है उन्होंने भी अच्छा एंजॉय किया होगा। चांदी में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आता है करीब 20% उस कारोबार से। हिंदुस्तान जिंक, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं शिवांगी आपको? गुड मॉर्निंग, बताइए क्या करना चाहिए?
जी बिल्कुल, मेटल स्पेस के स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम और एक्शन है। इनफैक्ट हम इन सारे ही स्पेस के अगर स्टॉक्स को देखें तो एक अच्छा यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी हिंद कॉपर पे। ओके। अ, तो यहाँ पे जो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है लगातार पिछले 5 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है 380 तक के बनते हुए दिख रहे हैं, 360 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हैं। हिंदुस्तान जिंक के लिए ये व्यू। और कल हमने देखा था कि एक और रियल एस्टेट की कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स, उसमें हम देख रहे थे कि तेज़ी थी 4-4.5% के आसपास की, क्योंकि उन्होंने जो अपने ऑपरेशनल नंबर दिए, जो बिजनेस अपडेट दिए, वो काफ़ी अच्छे थे, बाजार को पसंद आए थे। हालांकि डाउन ट्रेंड में शेयर था। कल एक रिवर्सल की कोशिश हुई है, 5% ऊपर ये शेयर बंद हुआ है। प्रेस्टीज, शिवांगी, आपको लगता है कि अपनी तेज़ी को ये होल्ड कर पाएगा और किसी को नई पोजीशन लेने की इसमें सलाह होगी आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, प्रेस्टीज एस्टेट्स की अगर हम यहाँ बात करें तो हमने देखा है कि एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ कल के सेशन में बढ़त देखने को मिली थी, पर ये फिर भी अपने 50 डेमा के राउंड अबाउट मैनेज किया क्लोजिंग के लिए। तो यहाँ पे 1600 के एक लेवल्स है, वहाँ पे काफ़ी एक अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली है, बट फिर भी यहाँ पे एक लॉन्ग्स ऐड नहीं होते हुए दिखे हैं इतनी अग्रेशन से इन लेवल्स पे। तो यहाँ पे अगर 1600 के लेवल्स के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आता है, फिर ही हम यहाँ पे एक बाय ट्रेड लेना चाहेंगे। कंडीशनल रहेगा, 1600 का एक इम्पोर्टेंट लेवल ट्रैक करें और इसमें वेट एंड वॉच करें। 1600 रुपये का एक लेवल होगा, आप उसको इंतज़ार कीजिए उसका। 1575 रुपये का भाव तो हम देख रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन का शेयर भी आज फोकस में रहने वाला है, और उसकी वजह यह है कि एनटीपीसी ग्रीन ने गुजरात सरकार के साथ सोलर पार्क बनाने को लेकर एमओयू किया है। तो देखिए, रिन्यूएबल को लेकर फिर से इंटरेस्ट आ रहा है। सोलर की बात हो, रिन्यूएबल की बात हो, जो भी फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज हो या फिर फ्यूचरिस्टिक जो एनर्जी हो, जहां सरकार का भी फोकस हो, वहां उसको लेकर कोई अच्छी खबर अगर आती है तो बाजार में हम देखते हैं कि उसको पॉजिटिवली रिवॉर्ड किया जाता है। एनटीपीसी ग्रीन, जरा एक बार चार्ट चेक कीजिए शिवांगी, कैसा लग रहा है आपको ये शेयर? और हो सकता है कि आज ये पॉजिटिव शुरुआत करे, लेकिन हाल फिलहाल देखेंगे तो एक रेंज में ही शेयर रहा है ऊपरी स्तरों से, हालांकि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार भी हुआ है। 150 वाला शेयर अब 100 रुपए का है। क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? जी बिल्कुल, एनटीपीसी ग्रीन की अगर हम यहाँ बात करें तो हमने देखा है कि स्टॉक में लगातार पिछले 4 महीनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं। तो मंथली बेसिस पे यहाँ पे हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली जो भी अटेम्प्ट्स रहे हैं रिकवरी के, वो नजर ऑफ होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बेटर मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं मार्केट में, जिस पे हम अभी इस वक्त फोकस कर सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। न्यूज़ फ्लो के चलते हो सकता है कि आज एक इम्पैक्ट दिखे ज़रूर, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में अगर कंपैरिजन करें एनटीपीसी ग्रीन और अडानी ग्रीन में हम देखते हैं काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन और मूवमेंट। एनटीपीसी ग्रीन में कोई पर्टिकुलर मजबूती की चाल नज़र आती नहीं है। न्यूज़ बैक्ड इम्पैक्ट शायद आज के सत्र में नज़र ज़रूर आए। प्री ओपन में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 to 2% के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन हमारी पैनल पर आदित्य अग्रवाल भी अब जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडियाज से ही करना चाहेंगे, बस चंद मिनट बचे हैं बाजार की ओपनिंग को, और बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। दो स्टॉक्स के साथ जाना चाहूँगा। पहला है फार्मा स्पेस से औरोबिंदो फार्मा, बहुत ही बेहतरीन लगता है मुझे। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी औरोबिंदो फार्मा पे। कल हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा था औरोबिंदो फार्मा में, और कहीं ना कहीं यहाँ फार्मा स्पेस मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ से दिखा सकता है। तो औरोबिंदो फार्मा पे खरीदारी की सलाह। करंट लेवल्स पे यहाँ पे 1250 का टारगेट लगाना है और 1090 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1090 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी और 1250 का टारगेट। दूसरा स्टॉक में रडार पे बैंकिंग स्पेस में से आईडीएफसी फर्स्ट का है। ये स्टॉक लगातार हम देख रहे हैं हायर हाइज हायर लोज बना रहा है मानसी, और करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट में। यहाँ पे 76 रुपीज़ का टारगेट हमको लगाना है और 69 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। कॉल्स और ये दोनों कॉल्स जो हैं खरीदारी के इस वक्त
ट्रेडिंग आइडियाज विद टारगेट स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आशीषा से जुड़ते हैं और क्विकली उनसे जानते हैं 9 के नवरत्न की लिस्ट में क्या कुछ एड अप किया है। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो 9 के नवरत्न में सबसे पहले TCS कर ही चर्चा करेंगे। नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री, AI और उसके अलावा कई सारे बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर काफ़ी अच्छी रही और दूसरी तिमाही में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $10 बिलियन के आसपास आई वर्सेस $9.4 बिलियन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था और 0.8% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। तो काफ़ी अच्छे नतीजे। TCS और पूरे IT सेक्टर पर इसके दम पर एक्शन दिखेगा। टाटा एलेक्सी मिले जुले नतीजे थे रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक, लेकिन मार्जिन्स पर हल्की सी कमजोरी दिखी। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 1% बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन ऑल इन ऑल मिले जुले से कमज़ोर ही नतीजे रहे। टाटा एलेक्सी में आज नेगेटिव एक्शन नज़र आ सकता है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 570 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। सिविल और अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये ऑर्डर्स है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्री ओपन में 2% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा NTPC ग्रीन कंपनी की सब्सिडरी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। 10 गीगावाट की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी एडिशन के प्लान है। NTPC ग्रीन में भी 2% की तेज़ी ऑलरेडी प्री ओपन में आज के सत्र में दिखी है। हिंदुस्तान जिंक, सिल्वर, चांदी के प्राइसेस में अच्छी खासी तेज़ी। ईयर टू डेट बेसिस पर 70% का उछाल और कल भी 1.5% की तेज़ी के साथ चांदी कारोबार करता हुआ और हिंदुस्तान जिंक करीब 20% रेवेन्यू सिल्वर से जनरेट करता है। रेलटेल कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 18 करोड़ के नए ऑर्डर्स रेलटेल को मिले हैं कर्नाटक सरकार से यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल की। नतीजे आए थे, नतीजे कमज़ोर रहे। आय सालाना आधार पर 23% गिरती हुई नजर आई। 4.5% की गिरावट प्री ओपन में कमज़ोर नतीजों के दम पर। सिटी पर फार्मा सेक्टर पर सिटी की रिपोर्ट आई है। याद रखें कल के सत्र में फार्मा सेक्टर में तेज़ी दिखी थी। अमेरिका से न्यूज़ आई थी जेनेरिक्स फार्मा को टैरिफ से एक्सक्लूड किया जाएगा और इसी पर सिटी की रिपोर्ट है। उनका मानना है कि उनका नज़रिया अभी भी कॉशियस रहेगा जेनेरिक्स फार्मा पर, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय कई सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर दी है। बिग बोल्ड ब्रोकरेज 9वें स्टॉक में हम आज बात करेंगे मुथूट फाइनेंस की, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग 3,660 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि लोन ग्रोथ 34% का कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी FY 26 में। पहले 26% का एस्टिमेट था, वो एस्टिमेट बढ़ा दिया है। तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया मुथूट फाइनेंस पर और इसी के चलते ये स्टॉक आज के सत्र में फोकस में रहेगा। तो चलिए, ये सारे स्टॉक्स फोकस रेडार पर रहेंगे। एक क्विक टेक मैं नैटको फार्मा पर जानना चाहूंगी। शिवांगी, क्विकली, बाजार बस खुलने वाले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से कंपनी को राहत मिली है। रिस्टिप्लाम का जेनरिक लॉन्च और इसे मंजूरी। प्री ओपन में 4% की तेजी दिखा रहा है स्टॉक। जी बिल्कुल, नैटको फार्मा में हमने देखा है कि एक प्री ओपनिंग रेट्स काफ़ी अच्छे पॉजिटिवली नज़र आ रहे हैं, बट ओवरऑल ये स्ट्रक्चर जो है मंथली बेसिस पे लोअर टर्म लोअर बॉटम का ही बनते हुए नजर आया है। तो डिसाइसिवली अगर 880 के ऊपर ये होल्ड करता है तब ये पोजिशनल बाय बनते हुए दिख रहा है, वरना थोड़ी बहुत हम यहाँ पे कंसोलिडेटिव फेज देख सकते हैं स्टॉक में। राइट, पर चलिए, सिर्फ 1 मिनट रह गया है मार्केट खुलने में और आज IT दिग्गज TCS पर तो नज़र रहेगी ही, पर बाकी सेक्टर पे भी उसका रब ऑफ इम्पैक्ट कैसे आता है वो देखना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स पे कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, पॉजिटिव कमेंट्री है, उन पर फोकस करेंगे और साथ ही साथ जो गोल्ड फाइनेंसेस कंपनीज हैं उन पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही बात करें सिल्वर से रिलेटेड काउंटर्स की, जिसमें कि हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे स्टॉक्स और साथ ही कॉपर से रिलेटेड काउंटर्स। ओवरऑल मेटल बास्केट जो है वो काफी अच्छा लग रहा है, पर आज के सत्र में किस तरीके से वो चमकते हुए नजर आते हैं वो भी देखना काफी अहम रहेगा। अगर आज IT लीड करेगा तो क्या बैंकिंग थोड़ी सी बैक सीट लेगा या नहीं, क्योंकि कल भी हमने देखा था एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहा बैंकिंग स्पेस में, पर लास्ट तक जाते जाते जो है हरे निशान में ही निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी और अभी भी आप देखें तो लगभग सपाट शुरुआत के ही संकेत दे रहा है। प्री ओपन में आप देख सकते हैं कि कुछ एक ऑटो काउंटर्स भी अच्छा मूव दिखा रहे हैं। कल ऑटोज में बिकवाली हुई थी, क्या आज वो फिर से गियर शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये सब पर आज ध्यान जरूर रखना होगा। पर IT रह सकता है आज का वो अहम सेक्टर जहां पर रहेगी सबकी नजर। TCS, टाटा एलेक्सी, इन सभी पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा बाजार। तो फर्स्ट रेट आपकी स्क्रीन पे और बाजार की शुरुआत जो
है वो काफ़ी सपाट हुई है। निफ्टी 50 अभी 25,175 के पास, निफ्टी बैंक हल्की पॉजिटिव शुरुआत यहाँ पर होती हुई, पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि TCS एटलीस्ट मुझे टॉप 5 गेनर्स की लिस्ट में तो नहीं दिख रहा है, और TCS लाल निशान में एक्चुअली शुरू हुआ है और यहाँ पर लगभग 0.5% की कमजोरी है। बट कुछ एक बाकी IT काउंटर्स जैसे कि विप्रो, HCL टेक, उनमें थोड़ा बहुत एक्शन आप ज़रूर देख रहे हैं। तो काफ़ी उत्साह तो था TCS के नंबर्स को लेकर, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि डेटा सेंटर और साथ ही AI में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स के उन्होंने प्लान किया है थोड़े कैपिटल इंटेंसिव हैं, कुछ एक ब्रोकरेजेस ने उसको हाईलाइट भी किया है, तो उसको लेकर जो है शायद थोड़ी सी चिंता है, क्योंकि अभी तक तो पूरे वो सर्विस बेस्ड थे, बट अब एसेट हैवी इन्वेस्टमेंट्स उनको करने पड़ेंगे। पर पॉजिटिवली ट्रेड क्या कर रहा है वो है SBI, जहां पर आज निफ्टी का बना है वो टॉप गेनर, लगभग 1% की यहाँ पे तेजी। ONGC, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स आपके तमाम और काउंटर्स हैं जिनमें एक अच्छा एक्शन है। पर TCS अब बन चुका है टॉप लूजर निफ्टी का, यहाँ पर 1.5% की गिरावट हम आते हुए देख रहे हैं, और इसी के साथ अन्य IT काउंटर्स जैसे टेक महिंद्रा, HCL टेक, इनमें भी थोड़ी बहुत बिकवाली अभी हावी हो रही है। देखते हैं कि कहाँ पर TCS के रेट्स थोड़े जाके स्टेबल होते हैं। टाटा एलेक्सी दूसरा एक काउंटर जहां पर आए हैं नतीजे, और नतीजे जो है थोड़े मिले जुले ही थे। हालांकि मैनेजमेंट ने डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस दी है FY27 में, पर स्टॉक में लगभग 2% की बिकवाली। नैटको फार्मा यहां पर एक ज़बरदस्त एक्शन है, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से एक राहत ज़रूर मिली है, और एक बड़े ड्रग की उनको राहत मिली है। न्यूरो ट्रीटमेंट्स के लिए ये ड्रग का इस्तेमाल होता है। ड्रग का प्राइस भी आप देखिए 15,900 रुपये है, और 5% की शानदार तेज़ी आप इस काउंटर में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखते हैं कि हिंदुस्तान जिंक में किस तरीके का एक्शन था। कल लगभग यहाँ पे 5-5.5% की तेजी थी, आज वो मोमेंटम ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर ने भी ऊपरी स्तरों से एक यू टर्न जरूर लिया है, और हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे काउंटर्स भी यू टर्न लेते हुए दिखा रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पे सितंबर बिजनेस अपडेट्स आए हैं, लगभग 25% की इनकी रिटेल APE में बढ़त देखने को मिली है, और वहाँ पर लगभग 1% का उछाल आप फिलहाल देखेंगे। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एक और काउंटर जहाँ पर एक नया ऑर्डर विन लगा है इनके हाथ 570 करोड़ के आसपास, 1% का उछाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अभी तस्वीर देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक थोड़ी संभलने की कोशिश में, निफ्टी भी अब हरे निशान में लौटता हुआ, और TCS हम आपको बोल ही रहे थे, देखना होगा कि स्टेबल कहाँ होता है जाके, और निचले स्तरों से एक रिकवरी TCS और अन्य IT काउंटर्स में हम आते हुए देख रहे हैं। तो वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन पर कहीं ना कहीं अभी मार्केट की ब्रेथ देखें आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो के फ्रंट पे, तो वहाँ पर बुल्स का जो एक्शन है और फोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। तो बाजार में हमने देखा कि थोड़ी सी नरम शुरुआत हुई है, नरम शुरुआत के बाद रिकवरी की कोशिश हो रही है, और TCS जो कि चला बहुत था नतीजों के पहले, हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और हमने कहा था थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए आपको IT शेयरों को लेकर, क्योंकि 5 सत्र में लगभग 5.5-6% के आसपास की तेजी IT इंडेक्स में हो गई थी। ये TCS का चार्ट आपके सामने, लेकिन अब निफ्टी है करीब 30 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 175 अंकों के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं, तो स्ट्रेंथ वहां पर दिख रही है, 56,350 के ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अच्छा है, अगर एक शेयर कमजोर है तो 2 शेयर में फिलहाल हम तेजी देख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के बेहतरीन सौदे बताने के लिए, और शुरुआत करेंगे आदित्य जी आपसे। बताइए कहां पर नजर गई है और क्या खरीदना है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। बिल्कुल मार्केट में एक अच्छा अपमूव देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे निफ्टी शायद 25,450 के लेवल्स दिखा सकता है, तो उस लिहाज से लॉन्ग ट्रेड ही सजेस्ट करना चाहूँगा मैं। इन्फोसिस IT क्षेत्र में से मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ इन्फोसिस में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पे 1620 का यहाँ पे टारगेट लगेगा, और नीचे 1500 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसमें एक अच्छी तेजी मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब FMCG स्टॉक्स में एक रिकवरी और रिवाइवल आना चाहिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे रडार पे है, अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 2480 का एक स्टॉप लॉस लगाना है हमको यहाँ पे, और ऊपर में 2650 का टारगेट। ठीक है, 2650 का टारगेट HUL के लिए। हल्की सी तेजी फिलहाल शेयर में दिख रही है। विप्रो आ गया है 1% की तेजी के साथ, अब निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये हो गया है शामिल। विप्रो, इन्फोसिस में भी तेजी है,
HCL टेक में भी तेजी है, तो थोड़ी बहुत बाकी जो शेयर हैं उनमें तेजी आ रहे हैं और हो सकता है कि TCS भी देखिए हरे निशान में वापसी करे। जो कमजोरी रह गई है सिर्फ 7 रुपए की रह गई है, 0.25% के आसपास की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। 1620 के टारगेट इन्फोसिस के लिए है, आदित्य की तरफ से उस पर भरोसा भी उनका है। निफ्टी 25,200 के ऊपर 25,220 को क्रॉस करके अगर टिके, यानी कि जो मंगलवार के लेवल थे, तो बाजार में आप एक रिन्यूड इंटरेस्ट होते हुए देखेंगे। शिवांगी जी, आप बताइए आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपका ओपनिंग ट्रेड कौन सा शेयर होगा? जी अभिषेक, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है MCX। एक्सचेंज रेटेड काउंटर्स में काफी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और MCX कल के सेशन में एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली थी, जो आज कन्वर्ट हो रही है अच्छे बाइंग में। स्टॉक अपने 50 डेमा के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड होते हुए दिखता है और जिस तरह से वॉल्यूम स्पाइक हमने देखा है और बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो सस्टेनेबल अप मूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 9150 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम MCX पे नजर रखें 8660 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, MCX को लेकर ये भी 1.5% की तेजी। कल के सत्र में हमने देखा था कि MCX में करीब करीब 6% के आसपास की तगड़ी वाली मजबूती थी और बेहतरीन सत्र रहा था। और MCX नहीं, बाकी अगर आप देखेंगे बाकी जो एक्सचेंज वाली मार्केट इंफ्रा वाले जो शेयर थे, CDSL हो या फिर BSE हो, वो सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर से जरा TCS पर नजर बना के रखिएगा, थोड़ी सी ही कमजोरी है, लेकिन जो बाकी जो शेयर हैं IT वाले, वो बाजार को आज फिर से हम देखने की मजबूती दे रहे हैं। और IT के अलावा एक और खेमा बैंकिंग, उसको मत भूलिए, क्योंकि HDFC बैंक में आधे % से ज्यादा की तेजी है और कमोबेश उतनी ही तेजी हम देख रहे हैं आज SBI के शेयर में भी। SBI भी आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको शामिल दिखाई देगा, लेकिन ONGC आज लीड कर रहा है, 1% के आसपास की तेजी पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। निफ्टी की जो बढ़त है वो हो गई है अब 50 अंकों के आसपास की, 25,230 के लेवल आप देखेंगे स्क्रीन पर, 0.25% के आसपास की मजबूती इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO बंद हो गया, बोलियां बहुत ही जबरदस्त आई, करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की। और बाकी उस स्पेस की जो कंपनीज है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, आज हम देखने की कहीं कहीं बाइंग आ रही है। वोल्टास के शेयर में आज हम देखने की करीब 3% के आसपास की तेजी है। आदित्य, एक राय आपसे जरा वोल्टास के शेयर पर चाहिए। 1400 रुपए के भाव, लगातार दूसरे सत्र में तेजी, और चलेगा शेयर ये? अभिषेक जी, चलेगा। और इनफैक्ट मेरा सजेशन ये है कि इसको थोड़ा पोजिशनल ट्रेड करे, इसमें हड़बड़ाए ना एग्जिट करने के लिए। 1550-1600 का यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है और नीचे में स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 1370-1380 का लगाना है। तो 1370-80 का एक अच्छा सपोर्ट है, बेस है, उसका एक स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉक में खरीदारी करे, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं और बने रहे स्टॉक में। जैसा कि मैंने कहा, आपको आराम से यहाँ पे 1550-1600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वोल्टास 2.5% के गेंस पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1415 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज, जहां पर अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय। एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा खासा एक्शन है, स्यूबेक्स लिमिटेड के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए। इनफैक्ट ये बिग शो ऑफ द डे भी कहा जा सकता है। करीब 8 से 9% तक की तेजी के साथ स्टॉक में कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला है। शिवांगी, स्यूबेक्स लिमिटेड कंपनी जो है बेसिकली सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकॉम इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ पर अगर आप देखें डेट रिडक्शन लगातार होती दिखी है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी रिड्यूस की है कंपनी ने। एंड ऑल इन ऑल आज के सत्र में चार्ट्स जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। 8 से 9% की तेज़ी, आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल, सुबेक्स में हम देख रहे हैं कि आज 9% से ऊपर स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है। वीकली बेसिस पे हालांकि बहुत हफ्तों से कंसोलिडेट करते हुए दिखा है। लगातार हमने देखा है मंथली बेसिस पे भी पिछले 6 महीनों से ये स्टॉक एक ही दायरे में कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट है कि अब ये 13 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखे, तब हम यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। को कितना इंटैक्ट रखता है थोड़ा वॉच लिस्ट में रखेंगे। 13 के लेवल्स अगर होल्ड करें तो कन्वेक्शन डेवलप होगा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप कीजिए, शार्प अपसर्ज नजर आया कल के सत्र में। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे हैं, पिछले सेट ऑफ नंबर्स की अगर बात करें, पिछली तिमाही जब नतीजे आते हुए दिखे थे, रेवेन्यूज इन लाइन थे, एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे में स्लाइटर मिस देखने को मिला था, मुनाफा भी कमजोर था और मार्जिन जो है इन लाइन नजर आए थे। लेकिन नतीजों से पहले आदित्य, एवेन्यू सुपरमार्ट के चार्ट में आज
आज दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त तो कामकाज दिख रहा है, 4339 के लेवल्स, आपकी कोई राय? बहुत फेवरेबल है मानसी लॉन्ग करने के लिए स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे में हमने देखा है लगातार इसमें करीब 4260 4270 के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, वहाँ पे 3-4 बार उस लो को टेस्ट किया है, उसको ब्रेक नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो 4500 4600 के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 4270 का, और एक शॉर्ट कवरिंग रैली डेफिनेटली मुझे लग रहा है देखने यहाँ पे मिल सकती है। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए मैं इसमें होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगा, इसको ट्रेडिंग बेट के जैसे यूज़ करें 4500 4600 के टारगेट्स के लिए। 500 और 4600 के टारगेट्स के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर रखिए नज़र, और कल आएंगे नतीजे और उसको देखते हैं कि किस तरीके से एक्शन रहता है। पर आदित्य, एक बार स्टॉप लॉस फिर से बताएंगे क्या रखना चाहिए? 4270 सृष्टि, 4270 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, 4270 का स्टॉप लॉस इसमें आप बना के चल सकते हैं। पर इस बीच निफ्टी का टॉप गेनर बना है ONGC। हम कुछ दिनों पहले भी इस काउंटर की चर्चा कर रहे थे कि एक लंबे कंसोलिडेशन फेज हमने इस काउंटर में देखा है, पर अब थोड़ा सा एक अप मूव जो है वो दिखा रहा है। ONGC आप देखिए बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। शिवांगी, क्या राय रखती हैं आप ONGC पे? क्या यहाँ से इंट्राडे या फिर पोजिशनल बेट फिलहाल अच्छी लग रही है? जी बिल्कुल, ONGC में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे लगातार पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है, यानी कि बहुत ही स्टेडी रूप से यहाँ पे हमने सस्टेनेबल बाइंग देखी है और सपोर्ट पे भी अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है। ONGC पे राय पॉजिटिव है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म अवधि के स्ट्रक्चर्स भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी मोमेंटम कंसोलिडेट होते हुए दिख सकती है, बट ओवरऑल स्टॉक जो है पोजिशनली 260 तक की तैयारी कर रहा है एंड 240 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। 240 के एक सपोर्ट को आप ध्यान रखिए। 260 तक जाने के लिए पोजिशनल बेट ONGC सामने निकल कर आ रहा है। पर शिवांगी, BSE आपका शायद ओपनिंग का पिक भी था और हम देख रहे हैं कि एकाएक इसमें लगभग 3% की तेज़ी है। आई एम नॉट श्योर कि लोगों को इसमें मौका मिला है या नहीं, बट क्या आपके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे हैं और क्या यहाँ से और भी अपसाइड की गुंजाइश है? जी बिल्कुल, धन्यवाद सृष्टि। तो हम देख रहे हैं BSE में काफी अच्छी मोमेंटम है और स्टॉक ने पिछले दिन के एक गेन्स को भी होल्ड करते हुए नजर आया है और गैप अप के बाद भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे बनी हुई है। जिस तरह से वॉल्यूम्स यहाँ पे पिछले 4-5 सेशन से ऐड हुए हैं, वो एक कंफर्मेशन है कि अप ट्रेंड पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स टारगेट्स तो इमीडिएट बेसिस पे अचीव हुए हैं, बट ओवरऑल हम एक्सटेंड कर सकते हैं टारगेट्स को इमीडिएटली 2450 तक के लेवल्स के लिए और 2350 के एक स्टॉप लॉस को ट्रेड करना नहीं। BSE यहाँ पर रखनी है नज़र पर। हिंदुस्तान जिंक एक यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम बता भी रहे थे कि देखिए चांदी जब मूव्स दिखाता है तो एक तरफा तगड़े मूव्स आते हैं। कल हमने देखा था कि इंटरनेशनल बाज़ारों में $51 आउंस के भी ऊपर गया था, $52 पर आउंस तक, और वहाँ से एकाएक जब यू टर्न आया तो 2.5% की गिरावट इसने कुछ समय में ही दिखा दी। आज भी देखिए हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग 1,52,000 तक गया था डोमेस्टिक मार्केट में, और वहाँ से करेक्शन हावी हो रहा है। करेक्शन हिंदुस्तान जिंक के काउंटर में भी है, बेहद वॉलेटाइल काउंटर है ये आदित्य। देखिए कल एक इतना अच्छा मूव और आज सीधा यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है, बट इस यू टर्न का आप क्या मायने निकाल रहे हैं? बहुत ही अहम है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करे, और जैसा कि आपने कहा अगर हम थोड़ा सा इसका लंबे समय का चार्ट देखें हिंदुस्तान जिंक, हम देखेंगे बहुत ही वॉलेटाइल रहता है स्टॉक। ऊपर 550 जाता है, फिर एकाएक ये यू टर्न लेके नीचे में 400 के लेवल्स को भी टेस्ट कर देता है, फिर वापस एक रिवर्सल दिखा के 550 के लेवल्स तक जाता है, और इस बार तो ये 520 तक भी नहीं गया और वहां से यू टर्न दिखा दिया है। तो अब इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो 480 का स्टॉप लॉस लगा के रखे, और अगर आप फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए देख रहे हैं स्टॉक में तो फिर थोड़ा सा वेट करिए। अगर 500 के ऊपर वापस स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो फिर इसमें एक लॉन्ग ट्रेड ले 480 का स्टॉप लॉस लगा के, एंड टारगेट्स यहाँ पे 520 और 550 के निकल कर आएंगे। ओवरऑल स्टॉक अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में है, रेंज बाउंड है 550 से लेके 440 ऑन द डाउन साइड टू 400। तो करंट लेवल्स पे एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, 500 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करे, 480 का स्टॉप लॉस और 520 550 के टारगेट्स।
के लिए ये व्यू 3.5% के आसपास की गिरावट आज शेयर में हम देख रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। 500 रुपये के नीचे आके आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी अपने गेंस को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 60 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों से ज़्यादा की तेजी हुई है और 56,500 के टचिंग डिस्टेंस पर है। आज माहौल ठीक है। आप देखेंगे एनर्जी पैक में आज अच्छी बाइंग है। सेलेक्टिव कंजम्पशन में आज बाइंग है और जो मार्केट इंफ्रा वाले जो सभी के सभी जो शेयर हैं, बीएसई, M6, CDSL, कैम्प्स, एंजेलवल, सारे के सारे ऑल स्टॉक्स आज आपको मजबूती के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है। SBI के शेयर पर एक व्यू चाहिए आपसे शिवांगी। 1% के आसपास की तेजी हमने देखा था कि जो 800 से 825-30 वाली जो रेंज थी उसको तो SBI ने पार किया था, फिर थोड़ा ऊपर जाके ये शेयर फंसा। SBI आपको लगता है कि और मजबूती यहां से दिखा सकता है और 900 रुपए के लेवल से अब ज्यादा दूर नहीं है? 900 के लिए बेट करें इस पर? जी बिल्कुल अभिषेक, PSU स्पेस की जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले में शुरुआत हुई थी इस पूरे रैली में। और ऑफ कोर्स हम यहाँ पे दर्शकों को बोल भी रहे काफी टाइम से इस पूरे स्पेस पे फोकस करने के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें SBI का चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। लगातार पिछले 15 दिनों से ये हायर बेस पे कंसोलिडेट करते हुए दिखा है। तो ये कंसोलिडेशन ऑफ कोर्स एक अप मूव की तैयारी कर रहा है एक अच्छे मोमेंटम के साथ। तो यहाँ पे नेक्स्ट 900 तो इमीडिएटली बनते हुए दिख रहे हैं टारगेट्स, और लेकिन 855 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक अच्छे ओपन इंटरेस्ट भी लॉन्ग साइड ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी तरह से डेरिवेटिव और टेक्निकल साइड सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं स्टॉक के लिए। SBI को लेकर ये व्यू। एक बार जरा एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब 1.5-2% की अच्छी तेजी पर शुरुआत हुई है। और कल खबर आई थी कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा अपनी हरियाणा की फैसिलिटी में निवेश करने जा रही है 2000 करोड़ रुपए का, और ये फेज्ड मैनर में होगा 2031 तक। और वहां से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्री इक्विपमेंट बनाने पर कंपनी फोकस करेगी, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रही है। कल भी हमने थोड़ी सी तेजी देखी थी, लेकिन आज तेजी को ये शेयर और बढ़ा रहा है। करीब 3700 रुपए के आसपास के भाव हैं। आदित्य जी, एस्कॉर्ट्स कुबोटा क्या यहां से भी दौड़ लगाया गया और क्या नई पोजीशन बनानी है इसमें तेजी की? 3750 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए और 3650 का अच्छा सपोर्ट है, तो 3650 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा है। हालांकि मोमेंटम अभी भी हमें उतना देखने नहीं मिल रहा है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है चार्ट सेटअप बुलिश है एंड जल्दी हमें इसमें एक मोमेंटम बिल्डअप भी देखने मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, बिल्कुल रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। और जैसा कि मैंने कहा 3810 3850 का यहाँ पे एक इमीडिएट टारगेट निकल कर आता है। ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ 3688 के लेवल्स पर फिलहाल 2% की तेजी के साथ कामकाज। और इस बीच एक नज़र इंडेक्स पर होनी चाहिए 25,200 के नज़दीक। इस वक्त 25,250 के स्तर भी देख चुके हैं। निफ्टी में हम सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में मजबूती है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 25,250 के बिल्कुल नज़दीक। एक बार इन लेवल्स को टच बेस करने के बाद इन्हें सस्टेन करने की पूरी कोशिश करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी मजबूती जारी, करीब 250 अंकों की बढ़त पर 56,446 के स्तर। कहां से कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि इस तेज़ी में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लार्जर प्लेयर्स की अगर हम बात करें, ONGC, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट, NTPC, SBI जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए। ऑन द फ्लिप साइड लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो टाटा स्टील, JSW स्टील, TCS, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स जहां पर बिकवाली का दबाव। ऑल इन ऑल बेंचमार्क इंडिसेस में अच्छा एक्शन है। इसके साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स, छोटे मझौले स्टॉक्स पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। मार्केट का टेक्सचर अब भी पॉजिटिव कन्विक्शन बरकरार है और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स जो है इसमें स्पाइक अप है, लेकिन कंफर्ट लेवल के आसपास ये कामकाज करता हुआ। सो नॉट दैट अ कंसर्न, पॉजिटिविटी अब भी प्रिवेल करती हुई मार्केट में। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, ITI लिमिटेड के स्टॉक पर एक नज़र होनी चाहिए। आदित्य, आप ही से टेक जानना चाहूँगी, ITI लिमिटेड में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला है। 4% की तेज़ी और एट डेज हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। पिछले सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेशंस के रिटर्न्स अगर देखें, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% के गेंस दिखाए हैं।
मानसी इसमें 380 का लेवल एक बार हमें देखने मिल सकता है। 380 पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे स्टॉक लगातार वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर 380 को निकाल के सस्टेन करता है तो फिर आपको शायद 450 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये सब स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। यहाँ पे 330 का अच्छा सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस लगाए और पहला टारगेट यहाँ पे 380 का लगाए। 380 निकालता है तो 450 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें 2 दिन पहले की जो हमने अपमूव देखे थे उसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे, और कल के सेलिंग प्रेशर में हमने कुछ ज़्यादा वॉल्यूम देखा नहीं था। आज फॉलो अप उसमें बाइंग इसलिए देखने मिल रहा है हमें, तो कहीं ना कहीं अपमूव इंटैक्ट है और 380 को नज़र में रखे उसके ऊपर स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने मिल सकती है। एक राय ITI लिमिटेड पर 380 का पहला लक्ष्य, इसके बाद 450 तक के टारगेट्स भी यहां पर नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस 330 का मेंटेन कीजिएगा। 4% की तेजी है और यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड 351 352 के लेवल्स पर यह स्टॉक फिलहाल कामकाज करता हुआ। हमारे साथ कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश में। बताइए आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या होंगे? आज बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। बैंक बड़ौदा मैं यहाँ से पिक करूँगा करंट लेवल से। मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक एक ब्रेकआउट जोन पे है। 265 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा बाय यहाँ पे 274 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 258 का। और संबद्धा मदरसन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 102 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और रिसेंट करेक्शन भी देखे तो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से स्टॉक ने बाउंस किया है और अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है स्टॉक में। तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 108 का, स्टॉप लॉस 99। ऑलराइट, तो चलिए संवर्धना मदरसन पर एक राय और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 274 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 258 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। इस बीच नैटको फार्मा को रिविजिट करना चाहेंगे। कुणाल, आपसे ही राय जानना चाहेंगे। नैटको फार्मा न्यूज़ फ्लो के चलते आज फोकस रेडार पर बाजार खुलने से पहले हमारे खबरों वाले शेयर्स और 9 के 9 रत्न की लिस्ट में हमने इसे ऐड किया था, और अब बाजार खुलने के बाद तेजी कायम है। प्री ओपन में भी ये तेजी नजर आ रही थी 845 के लेवल्स पर। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी? तो मैं फिलहाल तो खाली सजेस्ट करूँगा कि होल्ड कीजिए। आई थिंक यहाँ से ऐड करना मुझे लगता नहीं है कि शायद इन्हें एक अच्छा ट्रेड होगा, बिकॉज स्टॉक अभी भी एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन में है। पूरे साल लगभग इस कैलेंडर ईयर में हमने देखा है कि स्टॉक ने जो एक सेलिंग प्रेशर आया था 1500 के आसपास से, उस सेलिंग प्रेशर के दबाव में स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है, टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, अच्छा बेस बना रहा है। बट इन्हें स्टॉक रिवर्सल और टर्न अराउंड कब देगा ये कहना और आंकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पीरियड में। तो हम जनरली कहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को आप होल्ड कीजिए जब स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन जोन मिल जाता है, जहाँ पे स्टॉक अपने पुराने हाई को ब्रेक करता है और नेगेटिव कैंडलस्टिक्स से ज़्यादा पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स अगर हम चार्ट्स में बार बार देखते हैं, तब हम कहते हैं कि स्टॉक में अच्छा खासा रिवर्सल आने की आशंका है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्टॉक खाली एक बेस बना रहा है, तो करंट लेवल से सजेशन रहेगा आप होल्ड कीजिए पोजीशंस को। ऑलराइट, तो करंट लेवल से फिलहाल होल्ड करके चल रहा है पोजीशंस को। ये राय आती हुई नैटको फार्मा पे। पर आज ऑटोज़ में थोड़े बहुत अपमूव हम ज़रूर देख रहे हैं, जहां पर मारुति देखिए फिर से एक मूव दिखा रहा है। इसी के साथ हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन सभी काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन है। ट्रेंड लगभग 1% मजबूत है। हाल फिलहाल जमकर पिटाई हुई है इस पर्टिकुलर काउंटर की और निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी के संकेत देता हुआ ट्रेंड। इसके अलावा कुछ एक रियल एस्टेट काउंटर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर लगभग 2% का मूव है। कुछ एक वाइट गुड कंपनीज, वोल्टास हम हाईलाइट कर रहे थे कि वो एक अच्छा एक्शन दिखा रहा है। पर कुणाल, जिस तरीके से रिस्पॉन्स LG इलेक्ट्रॉनिक के IPOs को मिला, कहीं ना कहीं कुछ क्यूज लेते हुए बाकी स्टॉक्स भी, वोल्टास, हैवल्स, कोई पर्टिकुलर काउंटर जो कि आपको अच्छा लग रहा हो? तो वोल्टास काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है बिकॉज ये स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट बहुत बार हमने देखा है कि स्टॉक एक साइडवेज जोन में आ जाता है, अंडर परफॉर्म कर जाता है। बट उस जोन्स में अगर हम स्टॉक्स को बाय करें तो मेरा मानना है कि आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है, और ऐसे ट्रिगर्स जो होते हैं वो स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बन जाते हैं। 1400 के लेवल्स को आज क्रॉस किया है वोल्टास ने, तो ये भी एक दर्शाता है कि कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सेंटिमेंट वापस आ रहा है स्टॉक में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वोल्टास पे लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आई थिंक इस ट्रेंड में स्टॉक 1450 1500 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है, तो अच्छा टारगेट बन सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं करीबन 1370 का, जो भी अगर स्पॉट लेवल्स पे ट्रेड करना चाहे तो। ऑलराइट, तो चलिए वोल्टास को लेकर आपके लिए राय और साथ ही हैवल्स पर भी अपना व्यू दिया। बट एक और काउंटर जहां पर नज़र आप रखिए वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर जो है लगभग
2% से ज़्यादा की तेज़ी आ रही है। कई सारी आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे पॉजिटिव आउटलुक अपना बता रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर देखें तो स्टॉक में कई दिनों के बाद कुणाल हम एक अच्छा मूव देख रहे हैं। आप क्या मायने लगा रहे हैं इसके? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए, और उसके साथ में प्रेस्टीज में भी एक अच्छा मूव आ रहा है। और कल हमने देखा था कि प्रेस्टीज में गैप अप हुआ था, और जो वॉल्यूम्स अपटिक आई थी वो स्टॉक में बहुत ज़्यादा हाई थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हालांकि इतनी नहीं ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं आ रही है, बट आज जो हम कंसिस्टेंट अपमूव देख रहे हैं स्टॉक में 1950 या 70 के आसपास का एक बेस बनाया था, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम सपोर्ट लिया है सब 2000 लेवल्स पे। तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक है। टिपिकली लो टू मॉडरेट बीटा स्टॉक है, जो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर से आई थिंक थोड़ा सा हटके है, बिकॉज हम जनरली कहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत हाई बीटा सेक्टर है, बट उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज एक इंटरेस्टिंग बेट बन सकता है। और प्रेस्टीज कल के ब्रेकआउट और वॉल्यूम्स के बाद आज का जो फॉलो थ्रू अपमूव है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पिक बन सकता है रियल एस्टेट स्टॉक्स में। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर व्यू 2074 रुपये का भाव, 2% के आसपास की तेजी पर फिलहाल में ये शेयर को कारोबार होते हुए देख रहे हैं। बाजार स्थिर है, थोड़ा सा 60 अंकों की तेजी निफ्टी में, और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों के आसपास की मजबूती, और इस वक्त निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा ऊपर है एक्सिस बैंक, कल हमने देखा था कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था, तो 1% की तेजी इसमें हो, और लगभग 1% की ही तेजी एसबीआई के शेयर में भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आईसीसी बैंक हरे निशान में है हल्की तेजी के साथ, और एचडीएफसी बैंक करीब 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन जो भाव है वो हम देख रहे हैं कि 100 डीएमए के आसपास ही एचडीएफसी बैंक के 982 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। लेकिन अब बात जरा सेकेंडरी मार्केट हट के प्राइमरी मार्केट में करते हैं, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि जोश है, रौनक है, और एक चीज जो पता चल रही है कि नहीं, लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो दूर दूर तक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ जो है 54 गुना भरकर बंद हो गया। साइज ठीक ठाक था, 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था, लेकिन बोलियां कितने की आई, वो आई करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की। और इशू को क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की तरफ से भी जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, और इसके क्या समझना चाहिए, बाजार को लेकर क्या व्यू बनाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी। मिस्टर सोलंकी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, बेहतरीन सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, अब तो लोग परेशान भी होंगे कि पता नहीं मिले ना मिले, 50 गुना से ज्यादा भर गया, लेकिन इतनी बॉयंसी के पीछे आप रीजंस क्या देखते हैं सर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बाकी पेयर्स हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनसे थोड़ा सस्ता है ये, क्या ये यही वजह है, या फिर स्ट्रांग ब्रांड, मजबूत प्रेजेंस, आगे ग्रोथ को लेकर भी निवेशक बुलिश हो रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, काफी बढ़िया रिस्पांस था, और हमारी भी सलाह हमारे निवेशकों को सब्सक्राइब की थी, और इस प्रकार का जो रिस्पांस मिला है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और जहां जहां पे कंपनी प्रेजेंट है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, इन्वर्टर एसी हो, माइक्रोवेव्स एंड वाटर प्यूरिफायर हो, तो ये जितने भी बड़ी कैटेगरीज हैं इनमें सब में कंपनी मार्केट लीडर है। और सिर्फ मार्केट लीडर ही नहीं, ऑलमोस्ट 30% मार्केट शेयर भी कंपनी का इन सारे प्रोडक्ट्स में है, जो कि काफी बड़ी बात है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है हर कैटेगरी में, वो एक आप जिसके वैल्यू फॉर मनी से लेके और हाई एंड प्रीमियम, तो ये सारी जितने भी लेवल्स हैं आपके प्रोडक्ट के, वो सारे कवर करती है। तो काफी वाइड स्प्रेड एंड ब्रॉड पोर्टफोलियो है हर प्रकार के कंज्यूमर के लिए। और फिलहाल जो कंपनी का ग्रोथ प्लान्स की भी अगर आप बात करेंगे तो कंपनी का जो नया प्लांट है, केपेक्स जो भी कंपनी कर रही है, वो भी 29 तक पूरा हो जाएगा, तो वहां से भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और स्पेशली ये जो केपेक्स है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोडक्ट्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी होगा, जहां पे जिससे कि कंपनी के मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो फ्यूचर ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलेगी, और जिस हिसाब से जीएसटी कट आया है वहां पे नियर टर्म में भी आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और
रही बात वैल्यूएशंस की, तो डेफिनेटली जो इनके पियर्स हैं जो कि इतनी बड़ी प्रेजेंस नहीं रखते, इतना बड़ा पोर्टफोलियो और ब्रॉड कैटेगरी भी कवर नहीं करते, वो भी इससे काफी ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन कंफर्ट भी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मिला है। और एक काफी लॉन्ग स्टैंडिंग पुराना ब्रांड भी है, तो जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफी स्प्रेड आउट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया और काफी अच्छे ग्रोथ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड भी है हमारी इस आईपीओ के साथ। अच्छे वैल्यूएशंस पर अच्छा रिस्पांस भी मिला। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने भी इस आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस दिया, काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखा था। सो प्राइमरी मार्केट में हम देख रहे हो आईपीओ मार्केट में वन ऑफ द आईपीओज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको बम्पर सब्सक्रिप्शन, उसके पीछे की वजह एक्सपर्ट की तरफ से उनका टेक भी आपने जाना। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू यू। मानसी दिस साइड, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। और इस वक्त हाँ, हम बात आईटी सेक्टर की कर रहे हैं, इससे आगे अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम प्लेस के नतीजे आते दिखेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ इसके इतर जो सेक्टर्स है जहां पर मूवमेंट और परफॉर्मेंस है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। आज के सत्र में देखिए आउट परफॉर्मेंस रियल एस्टेट सेक्टर से नजर आ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी दिग्गज कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स जो पिछले दिनों आए वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। सेल्स को लेकर, डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर, नए डेवलपमेंट्स को लेकर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड टेक्स हमने देखे। रियल एस्टेट की अपसाइकिल जारी है। लाइक्स ऑफ प्रेस्टीज, गोदरेज, ब्रिगेड, एडीएलएफ, शोभा, हर तरफ अच्छी खासी मजबूती है। क्या राय होगी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए? जी डेफिनेटली रियल एस्टेट में पॉजिटिव रुझान है, लेकिन थोड़ा सा बीच में हमने देखा कि जो लो टिकट साइज का जो स्पेस है वहां पे थोड़ी सी ओवर सप्लाई कुछ पॉकेट्स में है मार्केट में, तो वहां पे थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट में फोकस करने वाले स्टॉक्स है रियल एस्टेट में, जिनका टिकट साइज 3 करोड़ 5 करोड़ प्लस का है, और तो वहां पे डेफिनेटली जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बरकरार रहने की आशा रहेगी। राइट, तो चलिए ये एक टेक तो हमने जाना, लेकिन इसके अलावा आईपीओ मार्केट की जहां हम बात कर रहे थे, कमिंग बैक टू दैट, और टाटा कैपिटल के आईपीओ की अब मैं बात करना चाहती हूं और आपसे एक टेक वहां पर भी मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर भी अगर हम देखें क्लियरली एक अलग थलग तरीके के सेगमेंट और ट्रैक्शन ज़रूर डेवलप होता हुआ दिखा था। हालांकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इन इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन टाटा कैपिटल पर भी आपकी राय क्या होगी? जी टाटा कैपिटल आईपीओ पे भी हमारा सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब रेटिंग था, बिकॉज वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट फुल्ली प्राइस्ड इन वैल्यूएशंस था। तो यहाँ पे अब जो मेजर फैक्टर रहेगा वो आगे कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ करती है और किस हिसाब से उनकी आगे आने वाले समय में जो एनपीए की सिचुएशन डेवलप होती है और किस हिसाब से हमें देखना होगा कि इंप्रूव हो रहे हैं वहाँ पे सिचुएशंस, तो वो पूरा फैक्टर इन फ्यूचर परफॉर्मेंस पे रहेगा। फिलहाल की जो परफॉर्मेंस है वो फुल्ली प्राइस्ड इन था, इसलिए यहाँ पे भी हमने देखा कि रेस्पॉन्स उतना ज्यादा नहीं मिला इस आईपीओ को इन कंपैरिजन विद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। और आईपीओ मार्केट जो कि इस वक्त काफ़ी हद तक फोकस रेडार पर है, ईटी नाउ स्वदेश की भी पैनी नज़र है इस सेगमेंट पर। इस पर अपनी सारी राय और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। और बाजार में मजबूती और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त निफ्टी अगर आप देखेंगे 25,250 के भी पार, 25,280 के नज़दीक, यानी कि 25,300 के नज़दीक जाने की कोशिश करता हुआ निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी। 25,156 के लेवल्स टुवर्ड्स डाउन साइड हमने देखे थे, वहां से करीब 150 अंक बढ़कर 25,280 के स्तर के पास। बैंक निफ्टी में भी करीब 350 अंकों की मजबूती है। सेंसेक्स में भी लगातार तेजी और इनफैक्ट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें, निफ्टी में भी 50 में से लगभग 40-41 शेयरों में मजबूती इस वक्त है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से करीब 23 शेयरों में अच्छी खासी मजबूती है। बाजार में तेजी लगातार बढ़ती हुई, मार्केट का टेक्सचर जो है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव नजर आ रहा है। ऐसे में निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी की कुछ कंपनियां हैं जहां पर एक्शन है। लार्जर प्लेयर्स लाइक रिलायंस, ये मार्केट की इस तेजी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए अच्छा खासा एक्शन। बजाज होल्डिंग्स पर एक राय जानना चाहूंगी। कुणाल, आपसे टेक जानना चाहेंगे। 1.5 से 2% तक की तेजी यहाँ पर बजाज होल्डिंग्स में 12,114-15 के लेवल्स पर ये कामकाज करता हुआ, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी? तो यहाँ पे एक अच्छा जोन बन सकता है एवरेज करने के लिए बजाज होल्डिंग्स में, बिकॉज लास्ट 2 मंथ्स में स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है।
14,500-600 का जो हाई बनाया था, उसके बाद में स्टॉक ने करीबन 11,800 के लेवल्स को टच किया था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, 20% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। और जनरली हम कहते हैं देखते हैं कि बजाज होल्डिंग एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा शेयर है जिसका बहुत रेयरली ये स्टॉक 20% 30% ड्रॉप करता है, अनलेस मार्केट्स की सिनारियो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं तो। बट ये जो जोन्स हो जाते हैं जहाँ पे 20% से ज़्यादा करेक्शन कर जाता है, वो एक अच्छा एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो मेरा मानना है कि अच्छा जोन आ चुका है बजाज होल्डिंग्स में लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स को एवरेज करने के लिए। ठीक है, तो बजाज होल्डिंग्स को लेकर राय यहाँ पर 1% तक की मजबूती। बट इसी के साथ साथ आज अगर हम देखें तो सोना BLW यहाँ पे फिर से आज 4% की तेज़ी है। काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर ज़रूर रहता है, पर ये FNO का शायद टॉप गेनर फिलहाल बना हुआ है, लगभग 4% का अपमूव दिखा रहा है। आदित्य, किस तरीके से आप इसकी चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल ऑटो OEMs थोड़ा सा बैक सीट ले रहे हैं, पर एंसिलरीज में अच्छा एक्शन है। बहुत ही शानदार बेस फॉर्मेशन हो रहा है स्टॉक में और मल्टीपल सपोर्ट्स इसके 400 के आसपास थे, वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आने वाले समय पे हमें एक अच्छा अपमूव स्टॉक में देखने मिलेगा। पहला टारगेट मेरा यहाँ पे 500 का निकल कर आ रहा है और 500 निकालता है तो शायद 560 तक के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे और बने रहना चाहिए। इसमें थोड़ा समय दे एक क्वार्टर का तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा अपमूव देखने मिल सकता है स्टॉक में। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से डाउन साइड पे सपोर्ट यहाँ पे 430 का है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा है 430 के नीचे का, और टारगेट्स यहाँ पे 500 से लेके 560 का रखे। बेस फॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ आप देखें सोना BLW में आज काफ़ी अच्छा मूव ये काउंटर दिखा रहा है। पर कुणाल, हम रियल एस्टेट पैक की बात कर ही रहे थे, हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे आपसे राय ली जहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर एक्शन है, पर हाल फिलहाल और भी कई सारे काउंटर्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ प्रेस्टीज एस्टेट्स जो कि अपने कल के हाई को क्रॉस करता हुआ ऊपर निकल रहा है, 2.5% की तेज़ी है। आई थिंक वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, आपकी क्या रीडिंग है? जी हाँ, आई थिंक कल का जो वॉल्यूम था प्रेस्टीज में, कैश वॉल्यूम्स NSE में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई था। ये जनरली होता है जब स्टॉक एक अच्छा बेस बनाता है और वहाँ पे कॉन्फिडेंस जनरली ट्रेडर्स का वापस आ जाता है स्टॉक्स में। अगर हम लास्ट 3 मंथ्स में देखें तो प्रेस्टीज में 1850 से करीबन आई थिंक 1500 के आसपास का करेक्शन आया था स्टॉक में, और 1500 के बाद आज जो कल और आज जो हम मूव देख रहे हैं, कल की वॉल्यूम्स और आज का प्राइसिंग अपटिक होने के बाद में ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक अच्छा जोन बन सकता है करंट लेवल से बाय करने का। 1500 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए, और हायर साइड में मेरा मानना है कि स्टॉक वापस से 1750 तक आने की आशंका है। तो आने वाले 1 से 3 महीनों के लिए टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छा बाय या अक्यूमुलेट बन सकता है प्रेस्टीज पर। ठीक है, प्रेस्टीज में लगातार दूसरे सत्र में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं और 1600 रुपये के ऊपर ये शेयर चला गया है। 1650 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। कुणाल जी की राय, 1750 रुपये के टारगेट यहाँ से बन जाएंगे पोजिशनल बेसिस पर और 1500 रुपये का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक मौजूदा स्तर से। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन बाजार देखिए फिर से देखने की देखिए बढ़िया कहानी क्या आ रही है बाजार की, कि बाजार कई बार सपाट खुलता है, नेगेटिव टेरिटरी में खुलता है, थोड़ा सुस्त आता है, उसके बाद बाजार में तेजी बनती है। और पिछले अगर हम 5-6 सत्र की बात करें तो ये स्टोरी रही है कि जो भी तेजी बनी है वो सारी की सारी स्क्रीन पर बनती है, और जो नए ट्रेडर हैं, जो फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं, उनके लिए पूरा का पूरा मौका बने हैं। और आज के सत्र में आप देखेंगे तो एक बढ़िया चीज और है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है लगातार धीरे धीरे करके बेहतर हो रहा है। अब अगर एक शेयर कमजोर है तो करीब 3 शेयर आपको तेजी वाले दिखाई देंगे। 667 शेयर NSE पर कमजोर हैं और 1922 शेयर आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस से भी सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि रिलायंस अभी भी अपने एक रेंज के अंदर ही है। 1400 रुपए के ऊपर जब रिलायंस निकल जाए तो मान के चलिए कि तेजी और बढ़ेगी, लेकिन अभी जो भाव हैं 1385-1390 रुपए के आसपास के हैं। 1383 0.5% के आसपास की तेजी है। तो रिलायंस और HDFC बैंक, SBI और IT में सिलेक्टिव, इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयर ये बाजार को आज मजबूत करने काम कर रहे हैं। TCS हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। अब 0.25% के आसपास की कमजोरी है, लेकिन ये कमजोरी कोई बढ़ नहीं रही है। तो हो सकता है कि आज टुवर्ड्स क्लोजिंग TCS भी आपको मे बी हरे निशान में दिखाई दे सकता है। लेकिन पावर ग्रिड की बात करेंगे, प्रेस्टीज की तो बात होगी, पी लीटर वाला शेयर। पावर ग्रिड आप जरा इस पर
राय दीजिए शिवांगी। 290 रुपए का भाव हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से। अच्छा ठीक है, आदित्य हमारे साथ हैं। आदित्य जी, पावर ग्रिड को लेकर क्या व्यू है आपका? 300 रुपए के नीचे बना हुआ है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमने ऊपरी लेवल पर देखी थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, सुधार की प्रक्रिया में शेयर आ गया है। चलेगा यहां से और बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल अभिषेक जी, बाइंग करनी चाहिए। मोमेंटम मिसिंग है, जैसा कि आपने सही कहा कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में, और काफी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक 295 को क्रॉस नहीं कर पाता और नीचे में 280 का सपोर्ट है। तो अभी भी उस जोन में है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। एक बार ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आ जाए तो मेरा मानना है 310 से लेके 330 के लेवल जिसमें देखने मिल सकते हैं, और बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन चला है। तो इतना लंबा कंसोलिडेशन और इससे जब ब्रेकआउट आता है कोई भी स्टॉक में, तो एक बड़ा अप मूव भी हमें देखने मिलता है, तो उसको पूरा राइड करना चाहिए मेरे हिसाब से उस अप मूव को। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 280 का स्टॉप लॉस लगाए, और इसमें 230 तक के टारगेट्स के लिए आप बने रहे। आने वाले समय में आपको 310 330 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करें और 280 का स्टॉप लॉस लगाए इस पे। ठीक है, 280 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है आपके लिए पावर ग्रिड में। कमजोरी वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो देखिए, हिंद कॉपर बहुत चला था, आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग है, करीब 5% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक में भी हमने तेजी दिखी थी, हिंद कॉपर से थोड़ा सा कम, लेकिन आज 3.5% के आसपास की गिरावट इसमें है। मेटल शेयर कल चमक रहे थे, आज प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, सेल में आप कमजोरी देखेंगी। मणप्पुरम फाइनेंस आज 3% नीचे आके कारोबार कर रहा है, 285 रुपए के भाव मणप्पुरम फाइनेंस के हैं, और उसकी वजह यह है कि गोल्ड लगातार जो भाग रहा था, सोने की तेजी पर ब्रेक लगी है, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है ऊपरी स्तरों से। अगर ये प्रॉफिट टेकिंग बढ़ती है तो फिर हो सकता है कि मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर पर आप और थोड़ा सा प्रेशर देखें। और मेटल में एनएमडीसी के शेयर में भी आज हम कमजोरी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। राय आपसे आदित्य जी चाहिए मुथूट फाइनेंस पर ही। मुथूट फाइनेंस, क्या आपको मुथूट और मणप्पुरम, क्या आपको और ये कमजोर होते हैं, दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग वाले शेयर दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं दोनों ही स्टॉक्स। अगर हम मन्नापुरम या मुथूट की बात करें तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। अगर आपके पास ये स्टॉक्स ऑलरेडी है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव दिखा है, तो मुझे थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंसेस दिखने लगे हैं डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट पे, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने हमें मिल सकता है। और अगर आपको इससे मूव आउट करना है तो मेरे हिसाब से टाइटन पे थोड़ा फोकस अप करना चाहिए। एंड अगर थोड़ा सा भी गोल्ड सिल्वर प्राइसेस सॉफ्ट होते हैं यहाँ पे, तो फेस्टिव डिमांड के चलते कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टाइटन में एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। और हमने देखा एक अच्छा अप मूव भी आया था इस ट्रेडिंग वीक में अच्छे वॉल्यूम्स पे, तो कहीं ना कहीं ऊपर में 3700 से लेके 3800 के लेवल्स हमें टाइटन में देखने मिल सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, नीचे में 3500 का स्टॉप लॉस लगाए और 3700 से लेकर 3800 के टारगेट्स। और मैं सजेस्ट करूंगा शिफ्ट करें मन्नापुरम और मुथूट से, और टाइटन में आप उसको पोजीशन बनाएं। ठीक है, मुथूट मणप्पुरम से आप शिफ्ट कर लीजिए, गोल्ड फाइनेंसिंग से गोल्ड कंजम्पशन और गोल्ड सेलर यानी कि ज्वेलरी स्टॉक्स में शिफ्ट करने की सलाह है। टाइटन के शेयर को लेकर बुलिश हैं आदित्य जी। आदित्य जी बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और तमाम स्टॉक्स पर आपने अपने राय और अपने ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हेडलाइंस के साथ 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे और वी वॉक की लिस्टिंग पर भी नजर रहेगी। म्यूटेड रेस्पॉन्स मिला था, बहुत मुश्किल आईपीओ भर पाया था और रिटेल का तो हिस्सा पूरा भर भी नहीं पाया था, 60% सब्सक्रिप्शन आया था। लिस्टिंग थोड़ी सी सुस्त होने की उम्मीद है, देखते हैं कैसे लिस्ट होती है, उस पर नजर रहेगी। तस्वीरें आपके लिए सीधी लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये वाला तो गूगली है, वो वाला, ये वाला तो सिक्सर है। कौन सा फ्लेवर बिजनेस बढ़ाएगा, ये खूबसूरत चिंता आप करिए। बिजनेस लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद कोलैटरल फ्री लोन एंड टेन्योर अप टू 7 years।